नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज हम महामैराथन क्लास देखेंगे। पहला हमने सब्जेक्ट आपको करा दिया है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध और नवाचार वाला। एक वीडियो में पूरा कोर्स हमने आपको कराया है। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा पेपर से पहले, क्योंकि सारे हमने जो टॉपिक हैं उसको कम से कम शब्दों में आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया है। कल से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। अच्छे से अच्छा सभी लोग पेपर जो है वो कर करके आइए। आज के इस वीडियो में जैसे हमने पहले वाले सब्जेक्ट के लिए देखा था ना कि 6 पार्ट जो है एक ही वीडियो में कंबाइन करके देखा था, तो वैसे ही पूरा कोर्स एक वीडियो में हम देखेंगे और वो अलग अलग सेक्शन में, यानी कि 6 जो पूरा सिलेबस हमने उसको 6 पार्ट में बांट दिया है। तो आप जो भी पार्ट देख रहे होंगे ऊपर साइड में आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। उससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जब आप वीडियो देख रहे हैं कि अभी वीडियो आगे और कितना बाकी है। साथ ही साथ बात करते हैं परीक्षा आपकी समावेशी शिक्षा की, तो कल ही है आपकी 1:30 से 3:30 बजे के समय में। एक चीज का ध्यान दीजिए, पहले आपका 12 बजे तक ये जो परीक्षा होती थी, उसके बाद अगली परीक्षा 2 बजे से होती थी। तो यहाँ पर परीक्षा में आधा घंटे का जो है वो कमी अब हो गई है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। परीक्षा अगली वाली 1:30 बजे से है, तो इस चीज पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो अभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं, इसमें प्रीवियस ईयर से जो है मैथ में क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया है, तो उसमें देखने को मिल रहा है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जो प्रीवियस ईयर मैंने सब करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, उनको जरूर देख लीजिएगा। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई और बुक है, गाइड है, तो उनसे भी आप देख सकते हैं, पर प्रीवियस ईयर पेपर सारे अवश्य देख लीजिएगा। बाकी थर्ड सेमेस्टर से संबंधित कोई और चीज देखनी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको वन लाइनर, एमसीक्यू सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। कह रहा है कि शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं, उद्देश्यों की जो है वो चर्चा कीजिए। तो शैक्षिक समावेशन की बात करें तो इससे आशय, यहाँ पर जो ईयर लिखा हुआ है ये बीटीसी 2018 में जो है वो पूछा गया था। तो शैक्षिक समावेशन से आशय उस शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि छात्र जो विशेष है उसकी शारीरिक असामान्यता के अनुरूप जो है वो प्रदान की जाती है। और शैक्षिक जो समावेशन है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वरन उन सभी छात्रों के लिए भी होता है जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते हैं। और इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का भी वर्णन जो है वो निम्नलिखित है। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहले हमने ये समझा कि जो सामान्य वातावरण में जो है व्यक्ति नहीं कार्य कर पाते हैं, उनको सभी को एकजुट करके समावेशी, कहने का ही तात्पर्य है कि समावेश करना, तो सभी को एक समान जो है वो वातावरण प्रदान करना, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये सारी चीज़ें हम समावेशी शिक्षा में देखते हैं। उद्देश्यों की बात करते हैं तो पहला है कि शारीरिक अक्षमता वाले जो बालक हैं उनके माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना सबसे पहले, तथा बालकों के समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनका समाधान करना। तो सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनका समाधान करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर शारीरिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकृत। तो शारीरिक रूप से जो विकृत बालक हैं उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी सर्वप्रथम जो है वो पहचान करना और फिर उनका जो है वो निर्धारण करना। तो पहचान भी आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पहले ही उसे रोकने के उपाय जो है वो करना। ऐसा ना हो कि आप जो है वो जब समस्या आ गई उसके बाद उसके उपचार की बात कर रहे हैं, पहले ही वो समस्या ना बढ़ पाए। तो इस प्रकार के जो है वो कदम जो है वो उठाए जाएं। और बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की जो नवीन विधियां हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करना, ताकि इसी तरीके से जो बालक हैं वो सीख सकें। चौथा हो जाएगा आपका इसी प्रकार की शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनरावसन किया जाना चाहिए। और पांचवा हो जाएगा कि शारीरिक रूप से जो विकृत बालक हैं उनकी शिक्षण समस्याओं की जानकारी भी एकत्रित करना और सुधार के लिए सामूहिक जो संगठन है उसकी भी तैयारी जो है वो करना। तो ये सभी समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो आपका सब्जेक्ट ही समावेशी शिक्षा, तो ये प्रश्न आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य आएगा। ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करते हैं उत्तर की। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में जो है वो
उपलब्ध कराई जाए और जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो ये तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा मिले और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध जो है वो पैदा ना कर सके। तो ये सभी जो आप पॉइंट देख रहे हैं इनको ध्यान में रखिएगा, ये जो है वो याद रखने वाले पॉइंट हैं। बाकी आपने समझ लिया तो आप अपने अनुसार जो है वो लिख सकते हैं कि किसी भी आधार पर, चाहे वो शारीरिक अक्षमता हो, भाषा हो, संस्कृति हो, किसी भी आधार पर आप कह सकते हैं भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर जो है वो प्रदान किए जाए। अगला प्रश्न तीसरा कि समावेशी बालकों की विशेषताएं लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपकी विशेषता कि समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थ ही होता है समावेश करना, तो अलग अलग आधार पर आप कह सकते हैं भिन्न होते हैं और उनको समावेशी शिक्षा के तहत जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है कि समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भी जो है वो भिन्न होते हैं। तीसरा है समावेशी जो बालक हैं उनका विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। चौथा है कि समावेशी जो बालक हैं उनकी समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। ये सभी विशेषताएं हैं। और पांचवा लास्ट है कि एक समावेशी जो बालक है उसकी अधिकतम सामर्थ्य जो है उसके विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके साथ जो किए जाने वाला व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता जो है वो होती है। तो समावेशी शिक्षा के तहत जो है जो उसकी कार्यप्रणाली है उसमें हम सुधार लाते हैं। तो यही जो है हमारा समावेशी शिक्षा की सभी विशेषताएं हो जाएंगी। इन सभी विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछा गया तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी बालकों हेतु चलाई जा रही कार्य योजनाओं और नीतियों के बारे में जो है वो लिखिए। 2018 में प्रश्न आया था और जिस प्रकार यहाँ पर चलाई जा रही कार्य योजनाओं के संबंध में प्रश्न पूछा गया तो काफ़ी लोग सोचेंगे कोई स्पेशली जो है वो नाम होगा, परंतु इसमें जो है वो ऐसा कोई खास बिंदु नहीं है। आप जो साधारणतः बिंदु होते हैं उनको भी लिख सकते हैं। जैसे कि समावेशी बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था की जाए। सबसे पहला तो यही जरूरी है। दूसरा है बाधित जो बालक हैं तथा सामान्य बालक हैं उनकी शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए ताकि एक जो भेदभाव की जो संभावना है वो जो है वो ना रहे। तीसरा है कि अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है कि दृष्टिबाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित जो बालक हैं उनको जहाँ तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही जो है वो शिक्षा दी जाए। परंतु यदि विशेष आवश्यकता वाला छात्र है जिसकी जो आवश्यकता की पूर्ति आप कह सकते हैं वो सामान्य बालकों के साथ जो है वो नहीं दी हो पा रही है तो उसको जो है वो विशेष जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति का जो है वो ध्यान रखा जाए। ये भी एक बिंदु जो है वो ध्यान में रखिएगा। जैसे कि दृष्टिबाधित है, नॉर्मल दृष्टिबाधित है तो सामान्य बालकों के साथ आप बैठा कर ये कह सकते हैं कि उसे आप आगे बैठा देंगे, उसका जो है वो आप टेस्ट करा देंगे चश्मे का। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो सामान्य बालकों के साथ जो है वो उसे शिक्षा प्रदान करने के सेंस में कर सकते हैं। परंतु वो पूर्णतः दृष्टिबाधित है तब आपको ब्रेल लिपि वगैरह जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो जो है उसके लिए जो उसकी विशेष आवश्यकता है उसकी पूर्ति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली जो सृजनात्मक बालक हैं उनको भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए और यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक नाम भी ध्यान रखिएगा कि सन 1978 में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कार्यक्रम भी चलाए थे। तो 1978 में चलाए गए थे किसके द्वारा? राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद। क्योंकि प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि कौन कौन से जो है वो कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे या कार्य योजना और नीतियों के बारे में लिखिए। और भी आप इनके अनुसार यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद हैं इनके द्वारा कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपने सुझाव प्रकट किए थे समावेशी शिक्षा के तहत तो उसमें कह सकते हैं जो समावेशी और जो सामान्य बालक हैं उनको एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाए या जो आवश्यकता के अनुसार जो विकृत बालक हैं उनके लिए विशिष्ट कक्षा की जो है वो व्यवस्था की जाए या कह सकते हैं शिक्षा जो कार्य हैं उनके लिए संसाधन जो उपयोगी संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएँ। तो ये सभी जो हैं इनके जो है वो अनुमोदन जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो लाते रहें।
प्रश्न अगला 5वां, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? 2016 में प्रश्न आया था। तो इसमें शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विचारों, बौद्धिक भिन्नता, तो ये सभी जो है वो आपके अलग अलग भिन्नता हो जाएंगी। अध्यापक जो है उसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या होनी चाहिए? इनकी पहचान करना, क्योंकि यदि इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे उसमें जो है किस प्रकार की उसे समस्या आ रही है, तो उसका जो है वो उपचार कैसे किया जाएगा। और पहचान की विधियां हैं कौन कौन सी? निरीक्षण द्वारा, चिकित्सा परीक्षण द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, व्यवहार के परीक्षण द्वारा और शैक्षिक परिणामों के द्वारा। इनको एक बार समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में, और यहीं से ही आपका प्रश्न जो है वो एक तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी जो पहचान है वो कैसे करेंगे। बीटीसी के 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। तो निरीक्षण द्वारा में आप कह सकते हैं, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जैसे आप देखें तो आप समझ जाते हैं कि इस बच्चे को इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसे कम सुनाई दे रहा, बार बार वो रिपीट करने को बोल रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो निरीक्षण द्वारा ही आप पता लगा लेते हैं। चिकित्सीय परीक्षण द्वारा की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामान्य आप निरीक्षण द्वारा जो है उसकी जो समस्या है उसको ना पता लगा पाएँ, तब आप जो है वो चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से उसकी जो पहचान है वो करते हैं। फिर है मानसिक परीक्षण द्वारा, बहुत से टेस्ट होते हैं मानसिक संबंधी, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार व्यवहार के परीक्षण द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं, और इसी प्रकार जो शैक्षिक परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसके माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। तो ये सभी जो है वो हो जाएंगे। इसी में आप साक्षात्कार भी जो है वो जोड़ सकते हैं, जिसे हम समाजमिति के नाम से भी जानते हैं। अवलोकन आप जोड़ सकते हैं, और अवलोकन को ही हम दूसरी भाषा में निरीक्षण भी कह सकते हैं, परंतु पॉइंट यदि आप बढ़ाने तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। 2017 का द्वितीय बार का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रश्न। उत्तर की बात कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त जो विभिन्न बालक हैं उन पर अपनाई जाती है, लेकिन ये शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षण जो है वो नहीं देती है। समावेशी शिक्षा जो सामान्य बालक हैं उनकी शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी जो है वो होते हैं। तो ये जो है वो समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है, उसमें जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। 2018 में प्रश्न आया था, तो आप उनकी विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके लक्षण यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर हम समझेंगे। तो शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक और मानसिक दक्षता से जो है वो ग्रसित हैं। और इस प्रकार के जो छात्र हैं वो प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम दोनों ही रूप में जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो है आपका समावेशी बालक के बारे में हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। 2016 में प्रश्न आया था। अभी मैंने ऊपर एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया भी आपको, वहाँ पर पूछा गया था समावेशी जो शिक्षा है उसके संबंध में बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, और यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर जो है वो पूछा गया है। तो वही सभी पॉइंट हो जाएंगे, निरीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिणामों के द्वारा, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा या समाजमिति और साक्षात्कार के द्वारा। तो ये सभी जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न 9 देखते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं जो है वो बताइए। तो कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की। तो सबसे पहले हो जाएगा शारीरिक विशेषताएं। इसमें क्या हो सकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या एक मानसिक और शारीरिक दोनों कह सकते हैं रूप से जो बच्चा है उसमें धीमी गति से सीखने की जो लक्षण है वो दिख रहे हैं। तो ये सभी शारीरिक रूप से विशेषताओं में आ जाएगा। अवधारणा शक्ति का अभाव में आप कह सकते हैं कि बच्चे होते हैं जिनको आप बहुत चीज़ें समझाते हैं, उनकी धारणा शक्ति जो है उसमें कमी होती है, देर में समझ में आता है। इसी प्रकार असुरक्षा का भाव भी होता है, जैसे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का अभाव रहता है, तो ये इसमें आ जाएगा। अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव भी आप देखते हैं कि बहुत से धीमी गति से जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके जो लक्षण हैं वो प्रदर्शित करते हैं। उनकी कल्पना जो शक्ति होती है, सोचने की जो क्षमता होती है उसमें कमी देखने को मिलती है, और दूरदर्शिता जो है उसका भी अभाव देखने को मिलता है। और संप्रेषण क्षमता मतलब कम्युनिकेशन जो है उनकी स्किल जो है वो काफ़ी लो होती है।
इसी प्रकार समस्याग्रस्त में आप कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उनमें देखने को मिलती हैं, या वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं वो उनमें देखने को मिलता है, तो ये सभी जो है वो हो जाएंगी आपकी धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी विशेषताएं बताते हैं। अगला प्रश्न 10 देखते हैं और लास्ट प्रश्न है हमारा कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है हम कैसे करेंगे। तो बात करें उत्तर की, तो सबसे पहले है सहानुभूति, व्यवहार द्वारा धीमी गति से पढ़ाना। दूसरा है व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना। तीसरा है विशेष जो विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था करना। फिर है कि श्रव्य दृश्य जो साधन है उनका प्रयोग करना। ये सभी तरीके हो जाएंगे शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित। इसी प्रकार है आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर, और इसी प्रकार है पिछड़ेपन का पता लगाकर। इसी प्रकार है उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा जो क्रियात्मक विधियां हैं उनके द्वारा बार बार बताना। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर, सभी का सहयोग लेकर, शैक्षिक परिभ्रमण द्वारा, मनोवैज्ञानिक निर्देशन द्वारा। तो ये सभी अलग अलग तरीके हो सकते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था के। तो ये भी प्रश्न आपका बीटीसी के 2016 में आया था। जितने भी आप प्रश्न देख पा रहे हैं इनका पूछने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु प्रश्न जो है यही सारे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा पूछने का तरीका ये हो सकता है अलग, यहाँ पर पूछ लिया गया है जैसे कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसे करेंगे। प्रश्न पूछने का तरीका अगली बार ये हो सकता है कि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें या क्या क्या बातों को समावेशन करना चाहिए। तो थोड़ा सा जो प्रश्न है उसका स्वरूप बदला होगा, परंतु आपको जो है समझकर अपने अनुसार जो है वो लिखना है। प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। तो अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ जो विशिष्ट सामग्री हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो कहते हैं। तो अस्थिबाधित जब भी पूछा जाए ध्यान रखिएगा दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वहां पर आ जाएंगी। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित बच्चों के लिए खेल विधि, आगमन और निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, डॉल्टन विधि, इकाई योजना विधि आदि द्वारा जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। एक चीज प्रश्न आपके मन में ये भी आ सकता है, यहाँ पर खेल विधि जो है वो दी गई है, और जबकि अस्थिबाधित बालकों की बात हो रही है तो अस्थिबाधित बालकों के लिए खेल जो है वो इंडोर भी होते हैं, आउटडोर भी होते हैं, और अस्थिबाधित बालकों में बहुत से ऐसे अंगों से विकृत होते हैं जिनका प्रभाव आपके खेल पर नहीं पड़ता है। तो ये सभी भी आप कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम हो जाएंगे। अगला प्रश्न 2 है कि समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है और वे उनके जो व्यक्तित्व है उसके लिए समस्या बन जाता है। तो जो गंभीर रूप से असाधारण होता है उनका व्यवहार, वही उनका जो व्यवहार होता है उसके रूप में प्रदर्शित होता है, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना। तो ये सभी इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और सभी प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये 2017 में पूछा गया। अगला वाला आपका भी 2017 में आया था कि धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। ये कारण इस प्रकार हो सकता है कि जो बालक है उसको वो उपयुक्त वातावरण जो है वो नहीं प्रदान हो पा रहा है, या कह सकते हैं उपयुक्त सुविधाएं जो है वो नहीं प्रदान हो पा रही हैं, जो आर्थिक स्थिति के कारण अन्य बच्चों को जो है वो प्रदान की जा रही हैं। जैसे कि आप देखते हैं अब किंडरगार्टन वाले जो है वो या प्ले स्कूल वाले जो है वो सभी आने लगे हैं, जिसमें बच्चे और स्पीड में जो है वो कम आयु वर्ग में ही जो है वो सीखने लगते हैं। तो धीमी गति से सीखने का एक कारण ये भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर हो सकता है, संवेगात्मक घटक भी हो सकता है, और व्यक्तिगत घटक भी जो है वो हो सकता है। अगला प्रश्न 4 है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे देश में प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या कुल संख्या जो है उसका लगभग 10% होती है। इनकी पहचान के लिए निम्नलिखित विधियां हम अपना सकते हैं, जैसे कि संचयी अभिलेख पत्र, साक्षात्कार, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिभावक जो है उनके विचार, सृजनात्मक परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण। इसके अलावा हमारे देश में हमें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी पहचान
और मुख्य रूप से जो उपलब्धि है तथा बुद्धि परीक्षण ही जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी जो है वो परीक्षण के प्रकार हो जाएंगे प्रतिभाशाली बच्चों के। इसके अलावा हमारे देश में हमें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान व मुख्य रूप से उपलब्धि तथा बुद्धि परीक्षण ही जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा कि समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान जो है वो कैसे करेंगे। अभी ऊपर हमने देखा प्रतिभाशाली, अब हम देख रहे हैं समस्यात्मक बच्चे। समस्यात्मक बच्चों की हमने डेफिनेशन ऊपर देखी, जैसे झूठ बोलने वाले बच्चे, परंतु यहाँ पर किसको कहते हैं उसके साथ साथ हम उनकी पहचान को भी समझेंगे। तो उन बच्चों से है जो परिवार और कक्षा तथा विद्यालयों में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, वो होते हैं आपके समस्यात्मक बच्चे। ऐसे बालकों का व्यवहार जो सामान्य बालक हैं उनसे अलग होता है। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए भी समस्या बने रहते हैं। तो आप कह सकते हैं केवल शिक्षक के लिए जो है समस्या न बनकर उनके जो अध्यापक हैं उनके लिए भी जो है वो समस्या बने रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, क्रोधी, गृह कार्य ना करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। तो ये तो हो गए समस्यात्मक बच्चे। अब बात करते हैं इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार के द्वारा, अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप के द्वारा, कथात्मक अभिलेख के द्वारा, संचयी अभिलेख के द्वारा और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। ये जितने भी आप बिंदु देख पा रहे हैं लगभग ऐसे बहुत से पहचान जो है पूछे जाएंगे, तो आपको यही देखने को मिलेंगे। तो इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं उनकी पहचान पूछी जाए, समस्यात्मक बच्चों की पहचान पूछी जाए, तो लगभग आपको बिंदु जो है यही देखने को मिलेंगे। 1-2 पॉइंट होंगे जो बदल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। 2017 का बीटीसी का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें जो है ये पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए पीडीएफ बनाने में मुझे 2 से 3 घंटा समय लगता है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 1 लाइक तो आपका जो है वो बनता ही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जा रही है। बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो हैविंग हर्ष जो है उसने लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का सफल कार्यक्रम जो है वो वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी जो विभिन्न योग्यताएं हैं उसका विकास करना हो। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, क्योंकि अलग अलग जो बालक होते हैं उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, उनमें अलग अलग प्रतिभा होती हैं। तो सबसे बेस्ट शिक्षा का सफल कार्यक्रम कह सकते हैं वही हो सकता है जो उनकी योग्यता के अनुरूप हो। आगे है कि इनको समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों के अवसाद, नेतृत्व का प्रशिक्षण, समय समय पर विशेष निर्देशन, परामर्श इत्यादि के अवसर जो है वो मिलने चाहिए। तो ये इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सभी जो है आप लिख सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक हैं तो जाहिर सी बात है उनको उचित अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि जो उनकी प्रतिभा है उसका सही उपयोग हो सके। अगला प्रश्न 7 है कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए उपचारात्मक जो कार्यक्रम है उसका उल्लेख कीजिए। तो बात करें उत्तर की, तो समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। तो शैक्षिक रूप से यहाँ पर पिछड़े बालक पूछा गया है और यहाँ पर समावेशी बालकों के बारे में लिखा गया। कहने का तात्पर्य है कि यदि समावेशी बालकों के अंतर्गत कोई भी भाग आता है, शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, अपवंचित वर्ग के बालक हों, तो उन सभी की विशेषताएं या उनके उपचारात्मक कार्यक्रम की बात पूछी जाए तो वहाँ सभी जगह आप ये पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे समावेशी बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए हैं। पॉइंट की बात करते हैं तो समावेशी जो बालक हैं उनकी योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर है कि बाधित जो बालक हैं तथा सामान्य बालक हैं उनकी शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। फिर है कि अपंग जो बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। फिर है कि दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित जो बालक हैं, यहाँ पर बालक होगा, बालक जो है उनको जहाँ तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही जो है वो शिक्षा प्रदान की जाए। यही समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगला है भावनात्मक रूप से विकृत तथा जो प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक हैं उनको भी सामान्य बालकों की शिक्षा जो संस्था है उसमें जो है वो प्रवेश दिया जाए। और यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य होता है कि सभी बालक जो हैं
उनको समावेशी शिक्षा के तहत एक साथ लेकर जो है वो चला जाए, ताकि वो भी जो है वो सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सन 1978 में राष्ट्रीय अनुसंधान जो परिषद है उसने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान भी जो है वो प्रस्तुत किए थे। कैसे प्रावधान? जैसे कि समावेशी और जो सामान्य बालक हैं उनको एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाए, आवश्यकता के अनुसार जो विकृत बालक हैं उनको लिए या उनके लिए विशिष्ट कक्षा जो है उसमें प्रवेश दिया जाए, शिक्षा कार्यों के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएं, विकृत जो बालक हैं उनके लिए पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराई जाए, समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो समान पाठ्यक्रम ही जो है वो होना चाहिए दोनों के लिए, परंतु यदि आवश्यकता पड़े या विकृत जो है वो उसके आधार पर जो है पाठ्यक्रम का बदलाव भी किया जा सकता है। जैसे कि यदि जो बालक है वो दृष्टिबाधित है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, तो उसके लिए सामान्य पाठ्यक्रम जो है वो उपयोगी नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको ब्रेल लिपि पर आधारित जो है वो पाठ्यक्रम लाना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम जो है उसमें प्रवेश निर्धारण के लिए जो शिक्षण विधियां हैं और सामग्री है उसका प्रयोग तथा समायोजन भी जो है वो करना चाहिए। और लास्ट है आपका कि शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण तथा जो सामग्री है उनका भी उपयोग करना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं उनको शिक्षा में जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न होती रहे, उनका जो है उनमें मन लगा रहे। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। तो जो बाल अपराध होता है वो बालक को अपराधी बालक जो है वो बनाते हैं। इसके कारण की बात करें तो जैसे विघटित परिवार हो जाएगा, आर्थिक दुर्दशा या गरीबी हो जाएगा, नियोगी माता पिता हो जाएगा, उपेक्षित व्यवहार हो जाएगा, अनैतिकता तथा अनुशासनहीनता हो जाएगा। तो ये सभी जो है वो कारण होते हैं। अगला प्रश्न है नवा अस्थिबाधित जो बालक हैं उनकी समस्या बताइए तथा उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। तो 2018 बीटीसी में पूछा गया था। उत्तर की बात करें तो सबसे पहला है कि आत्मविश्वास का उनमें अभाव होता है। सबसे पहला प्रश्न का भाग है कि अस्थिबाधित जो है उन बालकों की समस्या बताइए। तो समस्या यही होती है उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। आप देखते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं वो यदि जा रहे हैं और उसके बीच में यदि कोई अस्थिबाधित बालक है, लंगड़ा के चल रहा है या किसी प्रकार की अस्थियों से संबंधित जो है उसमें कोई समस्या है, तो सामान्य बालकों के बीच वो जो है अपना जो कॉन्फिडेंस है वो जो है वो खो देता है। तो ये एक समस्या होती है। इसी प्रकार आत्महीनता की भावना भी होती है, हीन भावना भी उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार एकांकीपन की समस्या भी होती है, क्योंकि जो उसकी बाधिता है जैसे अस्थि बाधिता है तो वो सब में नहीं होती है, तो वो पर्टिकुलर यदि उसी में है तो एकांकीपन अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो ये सभी उसकी समस्याएं हो जाएंगी। बात करें उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इनके उठने बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी तो यह है इन बालकों के लिए एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों का आयोजन करना चाहिए। इन बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और निर्देश भी दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो सके। ऐसे बालकों को कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और लास्ट हो जाएगा कि शिक्षकों को इन बालकों की जो सीमाएं हैं उनको देखते हुए क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधा से यही है कि ऐसा ना हो कि कोई जो बालक है वो दौड़ नहीं पाता है और आप जो है वो रेस कराए दे रहे हैं। तो जो बालक है उसकी जो सीमा है वो जो कार्य कर सकता है उसको देखते हुए किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 10 देखते हैं कि लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। तो लेखन अयोग्यता जो है उसको डिस्ग्राफिया जो है वो कहते हैं। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन जो मापदंड है उसके आधार पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे एक दोष जो है वो माना जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होता है और इसका आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित शब्द, सिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करता है। ये सभी विशेषताएं भी हो जाएंगी यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि लेखन संबंधी क्या क्या त्रुटियां जो है वो प्रदर्शित होती हैं, लेखन संबंधी जो अयोग्यता हैं उनकी विशेषताएं बताइए। तो जो बालक है वो अक्षरों का जो या उसके जो बालक है जो अक्षरों की बनावट होती है वो जो है उचित नहीं होती है, अनुचित शब्द ही जो है वो लिखता है। इसी प्रकार जो सिरोरेखा हम लाइन ऊपर खींचते हैं, जैसे कि अक्षरों लिखा है तो ऊपर लाइन खींची हुई है तो सिरोरेखा तिरछी होती है। तो ये सभी जो है वो लक्षणों को प्रदर्शित करती है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, डिस्ग्राफिया लेखन अयोग्यता को जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न है 11 शारीरिक अक्षमता या विकलांगता जो है उसको परिभाषित कीजिए। तो विकलांग बालकों की बात करें तो उनसे अभिप्राय उन बालकों से जो साधारण या सामान्य बालकों से
मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। अर्थात वह असामान्य जो बालक होते हैं जिससे सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी या दोष जो है वो हो जाते हैं और जिसके फलस्वरूप जो उसकी उपलब्धियां हैं वो अधूरी रह जाती हैं, तो विकलांग या अपंग बालक कहलाते हैं। तो ये 3 आधार ध्यान रखिएगा, मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि अपवंचित बालक का अर्थ बताइए। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है वंचन क्या है, और इसी को तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अपवंचन क्या है। तो तीनों ही आपका सेम है, 2016, 2018 में 2 बार पूछा जा चुका है। तो अपवंचन को इंग्लिश में कहते हैं डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। बात करें इसके बारे में तो जन्म के उपरांत से ही बालक निरंतर विकसित होता है, आप जानते हैं। ये विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत वातावरण के आधार पर होता है। वातावरण का गुणात्मक प्रभाव बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास जो प्राप्त अभिवृत्ति हैं और जो योग्यताएं हैं उसकी सीमा तक करे, और शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का जो विकास है वो पूर्णता हो। तो कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। तो यही कहने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। यही आपका अपवंचन जो है उसको परिभाषित करता है। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं। तो वंचित का ही मतलब है कि वंचन या अपवंचन, या कह सकते हैं सुविधाओं से जो है वो वंचित रह जाते हैं। तो ये आपका अपवंचन या वंचन हो जाएगा। नीचे ये भी लिखा हुआ है यथा मतलब जैसे भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण अपवंचित रह जाते हैं। तो इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में गतिरोध जो है वो आ जाता है। अगला प्रश्न 13 है आर्थिक रूप से वंचित बालकों का परिचय दीजिए। तो अभी हमने अपवंचित या वंचित बालकों के बारे में जाना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया आर्थिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, सभी प्रकार से होता है। परंतु यहाँ पर आर्थिक यानी कि रुपए पैसे के आधार पर यदि वंचन आपका हो रहा है, अपवंचित बालक में आ रहा है, तो जो है वो उनका परिचय दीजिए। तो पहला हो जाएगा गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण, आर्थिक रूप से निम्न स्तर के कारण, परिवार में खाने व रहने का अभाव, विद्यालय जाने में असमर्थ और विद्यालय की फीस ना दे पाना, धन के अभाव में जो है वो उच्च आकांक्षा रखने वाला। तो ये सभी जो है आपका हो जाएगा किस पे, आर्थिक रूप से वंचित बालकों का परिचय। और यहीं पर यदि आपसे सामाजिक रूप से पूछ लिया जाता तो आप कह सकते थे कि सांस्कृतिक जो स्तर है उसमें कमी होना, या सामाजिक रूप से में आप कह सकते हैं जाति, वर्ग, धर्म, इन सभी के आधार पर, या घर का बिगड़ा माहौल भी आपका सामाजिक स्तर से वंचित में ही आ जाता है। पड़ोसी और जो साथी संगी होते हैं उनका दुष्प्रभाव भी इसी में आ जाता है। संवेगात्मक रूप से अस्थिरता भी इसी में आ जाता है। तो यदि आपसे पूछा गया होता सामाजिक रूप से वंचन, तो आप जो है वो लिख सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षिक स्तर से वंचित जो बालक हैं उन कौन कौन से होते हैं। तो शैक्षिक रूप से वंचित बालकों की बात करें तो निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है। अंतर्मुखी व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये जो है वो व्यक्तित्व का विभाजन युंग ने जो है वो किया है, ध्यान रखिएगा। अंतर्मुखी आप देखते हैं कुछ बालक होते हैं ज़्यादा बोलते नहीं, अपने आप में ही जो है वो संकुचित रहते हैं, और बहिर्मुखी जो बालक होते हैं उसमें क्या होता है कि अपना जो विचार होते हैं उसको प्रकट करने की जो उनके अंदर क्षमता होती है वो सभी के सामने होती है। तो ये आप कह सकते हैं। और एक उभयमुखी भी होता है जिसको इन्होंने बताया कि दोनों ही जो लक्षण पाए जाते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के। तो ये डिवीज़न किसने किया है, युंग ने जो है वो किया है। किसका डिवीज़न है, व्यक्तित्व का डिवीज़न है। अगला है पॉइंट तीसरा, आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। और चौथा है समस्या का समाधान जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये शैक्षिक स्तर से वंचित बालक हो जाएंगे। अगला है पिछड़े बालक जो है उनकी पहचान बताइए। तो पिछड़े बालक की पहचान को एक उदाहरण से जानते हैं कि मान लीजिए किसी छात्र की आयु 14 वर्ष है और उसकी आयु के अनुसार उसे 9वीं कक्षा में होना चाहिए, परंतु यदि वह छात्र 6वीं, 7वीं या 8वीं कक्षा में है अथवा 9वीं कक्षा में है
परंतु 9वीं कक्षा के मध्य सत्र में भी यदि वह 8वीं कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है तो हम उसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, अपनी आयु के अनुरूप जो है उसकी जो शिक्षा का स्तर है वो नहीं है, वो नीचे उसकी क्लास में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो पिछड़े बालक में आ जाएगा। इसी प्रकार पिछड़ा बालक कौन होते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला पिछड़े बालक की विशेषताएं, तो कुप्पू स्वामी जो हैं उनके अनुसार पिछड़े बालक की विशेषताओं की बात करते हैं। पहला हो जाएगा सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, सामाजिक विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात जो योग्यताएं हैं उनकी तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है उससे लाभ उठाने में असमर्थता, सामान्य शिक्षण जो विधियां हैं उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, अतिश्रेष्ठ बुद्धि जो है उसका प्रमाण। और 9वां पॉइंट इसी प्रकार हो जाएगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। यहाँ पर सभी पॉइंट काफ़ी सरल भाषा में लिखे हुए हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पिछड़े बालक की विशेषताएं पूछी गई थी, तो पिछड़े बालक कैसे होंगे, अस्वस्थ होंगे, असमायोजित इनका व्यवहार होगा, समायोजन की क्षमता उनमें नहीं होगी। इसी प्रकार बुद्धि जो परीक्षा है उसमें निम्न बुद्धि लब्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछड़े बालक की विशेषताएं की बात की जा रही है। और सामान्य में यदि बात करें तो 90 से 110 या उससे ऊपर हम जो है वो सामान्य से अधिक प्रतिभाशाली में देखते हैं, परंतु 90 से कम जो है हम निम्न बुद्धि लब्धि में देखेंगे। इसी प्रकार विद्यालय कार्य में सामान्य जो बालक हैं उनके समान प्रगति करने की क्षमता जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि अपनी और उससे नीचे की जो कक्षा है उसका कार्य करने में भी असमर्थता जो है वो देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अपने प्रश्न है अगला 17, आंशिक रूप से शारीरिक जो अक्षम बच्चे हैं उनकी सभी प्रकार जो है वो लिखिए। तो दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित, चारों ध्यान रखिएगा। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के प्रकार हो जाएंगे। 2016 में बीटीसी के ये पूछा गया था। तो ये 4 प्रकार होते हैं और इसके अंतर्गत किसी की भी विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न 18 है, अस्थि बाधित जो बच्चे हैं उनकी पहचान से संबंधित लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण हो जाएंगे जैसे कि मेरुरज्जु जो है, जैसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसका वक्र होना, विकृत नितंब हो जाएगा, पांव फिरा हो जाएगा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। तो ये सभी जो अस्थि बाधित हैं उनकी पहचान हो जाएंगे। ध्यान अवश्य दीजिएगा कि अस्थि बाधित पूछा गया है या वाणी बाधित पूछा गया हो, ऐसा ना हो आपसे वाणी बाधित पूछा गया और आप उसमें जो है वो मेरुरज्जु का वक्र होना लिख दें, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 19 है, समस्यात्मक व्यवहार के कारण कौन कौन से होते हैं। तो आनुवांशिक कारण में बात करें तो बुद्धि दुर्बलता, इसी प्रकार विरासत में मिले दुर्व्यसन। शारीरिक कारण में बात करें तो बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। संवेगात्मक कारण में बात करें तो अंगूठा चूसना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारण में बात करें तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध और इसी प्रकार बड़े सदस्यों की आदतें। ये सभी जो है आपके हो जाएंगे समस्यात्मक व्यवहार के कारण। बढ़ते हैं अपने अगले और इस पार्ट के लास्ट प्रश्न की तरफ कि सृजनात्मक जो बालक हैं उनकी पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षण जो हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर सीधे तरीके से यही पूछा गया है। तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शाब्दिक, एक होता है आपका अशाब्दिक और एक आपका शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है। इसके अलावा इन्हीं प्रकारों को अलग तरीके से भी परिभाषित किया गया है। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण और गणित सृजनात्मक परीक्षण। तो ये सभी जो है आपके सृजनात्मक जो बालक हैं उनकी पहचान के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उनके बारे में हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न आपका 1 लाइनर में पूछा गया था, इसलिए जो है आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, परंतु यही आपका लघु में पूछा गया होगा तो आप इसके अंतर्गत भी जो है वो लिखेंगे। तो इसी नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड 3rd सेमेस्टर का जैसे कि हम फर्स्ट रिवीजन जो है वो करा रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा का कंप्लीट कोर्स हम आपको 6 पार्ट में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछला 2nd पार्ट तक हम देख चुके थे। पिछला 2nd पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3।
तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला आपका कि दृष्टिबाधित जो है उनकी पहचान जो है हम किस प्रकार करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोटल हम यहाँ पर 21 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो उत्तर है आपका कि भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने दृष्टिबाधित जो है उनकी परिभाषा देते हुए ये कहा है कि वे बालक होते हैं जिनमें अपनी जो पूर्ण दृष्टि जो है वो या तो लुप्त कर चुके हों या दृष्टिबाधिता 6/60 या 20/200 से अधिक जो है वो ना हो तथा चश्मे का प्रयोग एक आंख हेतु उत्तम हो। अगला पॉइंट हो जाएगा कि दृष्टि जो क्षेत्र है वो सीमित हो तथा 20 डिग्री का कोण या इससे कम का जो है वो बनता हो। तो ये सभी पहचान को दर्शाते हैं। अगला है इसी के आगे कि या इसके निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वह होते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी होती है तथा वह बालक ब्रेल लिपि अथवा अन्य श्रवण शिक्षण सामग्री जो है उनका लाभ उठा सकते हैं। इन्हें हम आंशिक रूप से बाधित बालक भी जो है वो कहते हैं, जो कि चश्मे की सहायता से जो मुद्रित पाठ्य वस्तु है तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री जो है उनका उपयोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न 2 है कि दृष्टिबाधित जो बालक है उनके लक्षण बताइए। तो पहला लक्षण हो जाएगा ये बालक अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं। दूसरा हो जाएगा कि ये बार बार आँखों को मलते हैं। तीसरा हो जाएगा कि आँखों से लगातार पानी बहता रहता है। चौथा हो जाएगा कि जब यह वस्तुओं को दूर से देखते हैं तो इनके शरीर में तनाव रहता है। पांचवा हो जाएगा कि कभी कभी इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। छठा हो जाएगा इनकी आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बालकों में यह समस्या होती है कि वो किसी चीज़ को देखते हैं तो अपनी आंखें बहुत छोटी कर लेते हैं या बड़ी कर लेते हैं। तो यही लिखा है कि अन्य बालकों से भिन्न। अगला है प्रकाश के प्रति ये बालक अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं। ऐसे बालकों को भी आपने देखा होगा कि जैसे कि अचानक से ट्यूबलाइट जल गई या सामने से कोई रोशनी पड़ रही है तो उनकी आंखें जो है एकदम चकाचौंध हो जाती हैं, तो वो भी एक जो है कारण में आ जाएगा। इसी प्रकार कभी कभी इनकी आंखों में टेढ़ापन तथा भेंगापन भी जो है वो हो सकता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की तरफ। अगला प्रश्न 3 है वाक दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वाणी दोष से प्रभावित जो बालक हैं उनको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये जितने भी इसके प्रकार हैं याद अवश्य कर लीजिएगा। प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष, दूसरा हो जाएगा हकलाना, तीसरा हो जाएगा आवाज़ की समस्या, चौथा हो जाएगा अंगीय वाणी के दोष, पांचवा हो जाएगा कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या और छठा हो जाएगा कि देर से बोलने का विकास। तो ये 6 जो है वो प्रकार हो जाएंगे वाणी दोष से प्रभावित बालकों के। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, आवाज़ की समस्या क्या होती है। तो एक स्वर में बोलना दोषपूर्ण होता है, अर्थात बालक या तो बहुत ऊंचा बोलता है या फिर स्तर से एकदम नीचे होकर बोलता है, तो कह सकते हैं उसका जो स्वर है वो दोषपूर्ण होता है। दूसरा है कि वह आवाज़ जो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही स्तर तक चलती है वह इस अवस्था में आती है। ये प्रवृत्तियां मुख्यतः जो शर्मीले बच्चे हैं उनमें भी पाई जाती है। तो ये सभी आवाज़ की समस्या के अंतर्गत आ जाएगा। गुण संबंधी दोष प्रायः भी कई प्रकार के होते हैं जो कि नीचे दिए रखे हैं, जैसे कि आवाज़ में भारीपन, जोर जोर से सांस लेकर बोलना, नाक से बोलना, आवाज़ में कसैलापन लाकर बोलना और इसी प्रकार अटक अटक कर बोलना। तो ये सभी गुण संबंधी जो है वो और वाक संबंधी जो है, गुण भी और वाक भी दोनों आप कह सकते हैं। आवाज़ की समस्या को ही हम वाक की समस्या के अंतर्गत भी कह सकते हैं। तो जो आवाज़ की समस्या है उसके गुणों के आधार पर यदि डिवीज़न किया जाए तो उसमें ये कई प्रकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हकलाने के कारण लिखिए। तो कई अनुसंधान के द्वारा ये भी पता लगा है कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार का ही एक रूप है तथा अभिभावक व अध्यापक ही इसके उत्तरदायी जो है वो होते हैं, या कह सकते हैं या फिर अभिभावक व अध्यापक भी जो है इसके उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य बाह्य कारण भी कह सकते हैं कभी कभार जो है वो प्रभावित करते हैं। हकलाने के 2 कारण हो सकते हैं, एक हो सकता है वंशानुक्रम और एक हो सकता है वातावरण। तो जो बाह्य कारण की मैंने बात की वो इस वातावरण में जो है वो आ जाएगा। कई बार घर में बड़े लोगों के हकलाने का पूर्ण असर बालकों पर भी पड़ता है। अनुसंधान से हकलाने का कोई भी अंगीय कारण सामने नहीं आया। इसका कारण भी पिता का व्यवहार हो सकता है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि दृष्टिबाधित जो है उनको शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रेल लिपि के द्वारा जो है वो दी जाती है। अगला प्रश्न 8 है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता जो है वो कितनी होती है। 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो 20/70 से लेकर 20/200, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी, इतनी जो है वो होती है।
अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि वाक् दोषों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2017 में पूछा गया था। तो जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता है तो उसी को हम वाक् दोष कहते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखेंगे, किसी के लक्षण पूछे जाएँ, किसी की विशेषताएं पूछी जाएँ, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक अंक मिल सकें। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि श्रवण विकलांगता क्या होती है। तो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। और ये श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त जो विकास है उसके कारण या श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। तो कारण भी आपसे पूछे जाएं श्रवण विकलांगता के तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11 देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो ला सकूं। प्रश्न है अगला 11, चालकीय श्रवण दोष क्या है, इसके कारण बताइए। तो ये मध्य कर्ण और कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। आवाज़ कान के अंदर तक ठीक से जो है वो नहीं पहुंचती है इसमें, और कभी सुनी हुई आवाज़ इस प्रकार कमज़ोर हो जाती है या और आवाज़ जो है वो दब जाती है। सामान्यतः इस प्रकार के लोग अपने वातावरण की आवाज़ों का ध्यान रखे बिना नरम आवाज़ में जो है वो बोलते हैं। तो ये जो है वो विशेषताएं यदि चालकीय श्रवण दोष की पूछी जाएंगी तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और कारण भी जो है वो पूछे गए हैं चालकीय श्रवण दोष के। तो कारण की बात कर लेते हैं। तो कान की नली में वैक्स का होना एक ये कारण हो सकता है। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण लक्षणों के साथ कान का बहना व कान में दर्द ये कारण हो सकता है। कान के बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण में जन्मजात दोष है या बाह्य या मध्य कर्ण में दोष या क्षति है ये कारण हो सकता है। या ऊपरी संबंधित शरीर में किसी प्रकार का संसर्ग है, या कह सकते हैं मुंह के गड्ढों और कान की देखभाल ना करना ये कारण हो सकता है। तो ये सभी जो है वो कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न 12 है, मध्य कर्ण श्रवण दोष क्या होता है। यहाँ पर अंतर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चालकीय श्रवण दोष पूछा गया था तो ये आपने देखा, और यहाँ पर पूछा गया है आपका मध्य कर्ण श्रवण दोष। इसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य कर्ण श्रवण दोष चोट के कारण होता है, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण के कारण जो है ये होता है, या श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण जो है ये होता है, या कह सकते हैं कि दिमाग में सुनने के स्थान के विकसित ना होने के कारण होता है। बच्चा जो है वो सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ जो है वो नहीं पाता है। देखिए आप इन्हीं को पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 करके या स्टार करके भी जो है वो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है यहाँ पर कारण दे रखे हैं। आगे देखते हैं। तो कुछ बच्चों को जिन्हें बिना सुनने वाला या सीखने में असमर्थ जो है वो कहा जाता है, वे जो है वो इस प्रकार के श्रवण हानि से जो है वो ग्रसित हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 13, श्रवण बाधितों का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले बात करें कि श्रवण जो बाधित हैं उन कहते किसको हैं। तो जिन बालकों को सुनने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है वे कहलाते हैं श्रवण बाधित बालक। अब बात करते हैं श्रवण जो बाधित बालक हैं उनके वर्गीकरण की। तो श्रवण बाधित बालकों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा। सबसे पहला है कम श्रवण बाधित बालक। इसमें क्या होता है, कम श्रवण बाधित बालक वे होते हैं जिन्हें सामान्य स्तर पर बोलने पर सुनाई देता है, परंतु यदि बहुत धीमे बोला जाए तो ये सुन नहीं पाते हैं। इनकी बातचीत का जो सामान्य स्तर है वो 65 डेसिबल होता है, और ये बालक जो है वो किंचित श्रवण बाधित बालकों को 31 से 51 डेसिबल की जो श्रवण बाधिता है वो लिए होते हैं, यानी कि ये बालक 54 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो नहीं सुन पाते हैं, इसलिए इन्हें कम श्रवण बाधित जो है उनकी श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला आपका हो जाएगा कम श्रवण बाधित बालक। दूसरे की बात करें तो मंद श्रवण बाधित बालक। ये बालक जो होते हैं वो मंद रूप से श्रवण बाधितों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये बालक 55 से 69 डेसिबल का जो है वो क्षय रखते हैं, अतः सामान्य स्तर जो 65 डेसिबल है उस पर जो है ये नहीं सुन पाते हैं, अतः ये बालक जो है वो ऊंचा सुनते हैं। ये हो गया आपका मंद श्रवण बाधित बालक। तीसरा हो जाएगा आपका गंभीर श्रवण बाधित बालक। तो नाम से ही सभी में आपको स्पष्ट हो रहा है किसमें गंभीर है किसमें अल्प है। बात करते हैं चलिए इनके अंतर्गत। तो इन बालकों को 70 से 89 डेसिबल की श्रवण बाधित जो है वो होती है, और ये बालक काफ़ी ऊंचा
सुनते हैं। नाम आपको अवश्य ध्यान रखना है और इनका डेसिबल स्तर अवश्य ध्यान रखना है। यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा लास्ट आपका प्रकार हो जाएगा पूर्ण श्रवण बाधित बालक। ये बालक बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुन पाते हैं। इनकी जो श्रवण बाधिता है वो 90 डेसिबल तथा इससे आगे के स्तर की होती है। ये बहुत ऊंचा बोलने पर थोड़ा सा ही सुन पाते हैं और ये बालक बधिर की श्रेणी में जो है वो आते हैं। तो ये सभी 4 प्रकार हो जाएंगे। नाम अवश्य ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जो है वो जाता है कि श्रवण जो बाधित हैं उनका वर्गीकरण जो है किस किस आधार पर होता है। यहाँ से आपका बहुविकल्पी भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो 90 डेसिबल है इसमें जो श्रवण बाधिता है वो किस में होती है और चारों ऑप्शन में आपको जो है वो देकर पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न 14 है, श्रवण बाधित बालकों के लक्षण बताइए। तो पहला हो जाएगा ये बालक अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते हैं। ये बालक अपने शिक्षक जो हैं उनके होठों, गतिविधियों और हाव भाव को देखकर उनके बारे में पता लगाने का जो है वो प्रयास करते हैं। ये बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार अगला हो जाएगा ये बालक बातों को सुनने के लिए एक और सिर झुकाते हैं। तो ये सभी अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में जो है वो भ्रम होता है, जैसे कि या चाचा को पापा समझ लेते हैं, इस टाइप का। ये जो है वो बिना बुलाए ही बातों के बीच में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। ये धीरे धीरे बोलते हैं। ये बिना पूर्व जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं। इन्हें शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई होती है तथा कक्षा में की गई जो ध्वनि है उसको भी जो है ये पहचान नहीं पाते हैं। तो ये सभी जो है आपके हो जाएंगे कि किस प्रकार जो श्रवण बाधित बालक हैं उनके लक्षण को हम देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ। अगला प्रश्न 15 है, श्रवण बाधितों की पहचान से संबंधित जो लक्षण है उनका उल्लेख कीजिए। देखिए अभी ऊपर वाला भी प्रश्न हमने यही देखा था, श्रवण बाधित जो है उनके लक्षण जो है उससे संबंधित, परंतु उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जो वो ऊपर लक्षण हमने देखे थे वो सामान्य स्तर पर हम देखकर बता सकते हैं कि ये जो है श्रवण बाधित जो है वो बालक की श्रेणी में आ रहा है। परंतु कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जिनको हम सामान्य दृष्टि से देखकर नहीं पहचान पाते हैं, तो वो आपके चिकित्सीय परीक्षण या कह सकते हैं जो सामान्य स्तर पर जो है वो बालकों की पहचान ना की जा सके उसमें श्रवण बाधितों को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। तो चिकित्सीय परीक्षण हो गया, विकासात्मक मापनी जैसे कि डेवलपमेंट स्केल, बालक का अध्ययन, केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड, मन नाड़ी परीक्षण, इसी प्रकार न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा और बालकों व्यवहार का या बालक व्यवहार का निरीक्षण। तो ये सभी जो है आपके इसमें आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 की तरफ की जो श्रवण बाधित है उनकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भाषा संबंधी विशेषताएं होती हैं, शैक्षिक विशेषताएं होती हैं, बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं होती हैं, सामाजिक और व्यावसायिक विशेषताएं होती हैं और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17 की विशेषज्ञों ने श्रवण बाधितता जो है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो 4 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। केंद्रीय श्रवण दोष, मनोजैविक श्रवण बाधित, नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित और आचरण में श्रवण बाधिता। तो ये सभी जो है वो आधुनिक जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो है वो डिवीज़न किया है। अगला प्रश्न 18 है, श्रवण बाधित जो बालक हैं उनकी शैक्षिक विशेषताएं बताइए। तो इन बालकों में शिक्षा संबंधी अनेक विशेषताएं होती हैं। इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता ही है, परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि ऊंची नहीं होती है। इन बालकों की शैक्षिक जो निष्पत्ति है उसके हालात ज़्यादा उच्च नहीं होते हैं, क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की भूमिका उच्च होती है। इसी प्रकार इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि इनकी भाषा का सही विकास जो है वो नहीं होता है। तो ये सभी श्रवण बाधित जो बालक हैं उनकी शैक्षिक विशेषताएं हो जाएंगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 की तरफ कि श्रवण बाधितों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ऊपर हमने जो अभी देखी थी ये श्रवण बाधित बालक जो हैं उनकी शैक्षिक विशेषताएं थी, और यहाँ पर केवल और केवल मुख्य विशेषताएं करके पूछा गया। तो शैक्षिक विशेषताओं में शिक्षा पर आधारित विशेषताएं बताएंगे और मुख्य विशेषताओं में सभी विशेषताओं को शामिल कर लेंगे, जैसे कि भाषा संबंधी शैक्षिक विशेषता इसी के अंतर्गत आ जाती है। बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं, सामाजिक और व्यावसायिक विशेषताएं, अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं, इस टाइप से जो है आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 की तरफ कि मानसिक मंद बालक किसे कहते हैं, इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। बात करें उत्तर की तो मानसिक विकास के सामान्य स्तर से नीचे के स्तर के जो बालक हैं उनको मान संबंध या मंद बुद्धि तथा मानसिक रूप से पिछड़ा बालक जो है वो कहा जाता है, जिन्हें हम अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि और धीमी गति से सीखने वाली जो बालक आते हैं उनको भी इसी में रखते हैं। यहाँ पर जो है स्लो लर्नर लिखा है, यहाँ पर धीमे जो है वो
मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा, धीमी गति से सीखने वाले या कह सकते हैं पिछड़े हुए बालक या मूढ़ जो है इनकी भी संज्ञा दी जाती है। तो इतने नामों से जो है वो जाना जाता है। तो आपका प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है मानसिक मंद बालक को लेकर। तो इसी प्रकार आप इनकी विशेषताएं भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है मूढ़ या अल्प बुद्धि इन सभी में जो है वो विशेषताएं प्रकट होती हैं। मंद बुद्धि बालक की मानसिक विशेषता लिखिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मान संबंध बालक या मंद बुद्धि जो बालक है उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। ध्यान केंद्रण जो है एवं जो समन्वय है वो जो है वो ना की योग्यता में जो है वो कमी होती है। स्मृति विचार यानी कि सोचने समझने कल्पना शक्ति सृजनात्मकता इन सभी की भी कमी या कह सकते हैं उसमें जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ध्यान विस्तार भी कम होता है। कल्पना शक्ति जो मैंने अभी ऊपर बताया तथा चिंतन योग्यता उसका भी निम्न स्तर होता है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि सृजनशीलता जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी ये भी जो है वो कम होती है। सृजनशीलता एक ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी जगह आप लिख सकते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड पार्ट भी जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी आपका पेपर होगा पेपर 1 और पेपर 2 सभी लोग पेपर इनमें से किसी भी माध्यम से मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको पेपर सॉल्यूशन जो है वो समय से जल्दी से जो है वो करा सकूं। तो फेसबुक पर अगर आपको भेजना है तो बालाजी स्टडी अड्डा नाम से आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको आईडी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप विमल 17Z सर्च करके इस यूजर नेम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z पर भेज सकते हैं आप। और जीमेल आईडी सबसे आसान है विमल सिंह 1212@gmail.com, तो इस पर भी आप भेज सकते हैं। तो जब भी आपका पेपर हो कोशिश कीजिए जैसे आप सेंटर से बाहर निकले आप पेपर जो है मुझे जरूर भेज दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर समावेशी शिक्षा जो है उसके सिलेबस को। आपका कि मंद बुद्धि जो बालक हैं उनकी सामाजिक विशेषताएं जो है वो बताइए। तो बात करते हैं विशेषताओं की। पहला हो जाएगा कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान रखिएगा सामाजिक लिखा है तो आपको जो विशेषताएं हैं उनमें सामाजिक स्तर पर जो है ध्यान में रखना है। दूसरा है पॉइंट कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में जो है ये असमर्थ रहते हैं। तीसरा है कि अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जो समस्याएं हैं उसको हल करने में वे जो है वो समर्थ नहीं होते हैं। चौथा है कि सदैव सुरक्षा देखभाल तथा निरीक्षण की आवश्यकता उन्हें होती है। पांचवा है कि प्रायः अनैतिक असामाजिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं यद्यपि उन्हें इन कार्यों के परिणामों का ज्ञान जो है वो नहीं होता है। छठा पॉइंट है आपका कि समाज परिवार तथा आयु वर्ग जो है इसमें जो है वो निष्कासित रहते हैं। तो ये सभी मंद बुद्धि जो बालक हैं उनकी सामाजिक विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपका उसी से रिलेटेड है परंतु यहाँ पर शारीरिक विशेषताएं पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा कि सामाजिक लिखाओ आर्थिक लिखाओ इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं शारीरिक विशेषताओं की। तो सबसे पहला हो जाएगा संवेदी गामक विकास की जो गति है वो सामान्य से धीमी होती है। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर थे उसमें जो पहला स्तर था वो यही जो है वो था संवेदी गामक विकास। तो इसकी जो गति होती है वो जो है वो सामान्य से धीमी होती है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक जो क्रियाएं हैं जैसे कि चलना दौड़ना बोलना स्वयं भोजन करना या स्वयं कपड़े पहनना इत्यादि में प्रगति जो है वो अत्यंत धीमी होती है। ये ना लिखिएगा कि एकदम होती ही नहीं है, आप कह सकते हैं सामान्य की तुलना में धीमी होती है। तीसरा पॉइंट है आपका कि किसी भी उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है जो रिस्पॉन्स होता है वो देने में अधिक जो है वो समय लगाते हैं। उद्दीपन और प्रतिक्रिया दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। जो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन होता है वो हमारा एक प्रकार का लक्ष्य होता है। तो किसी भी लक्ष्य के प्रति जो हम क्रिया करते हैं वो आपकी जो है वो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया जो है वो कहलाती है। तो वो जो है उसमें अधिक समय लेते हैं। चौथा आपका पॉइंट हो जाएगा कि अपने चालकों यानी कि ड्राइवर्स जैसे कि भूख लगना प्यास इत्यादि को वे जो है वो व्यक्त भी जो है वो नहीं कर पाते हैं। पांचवा हो जाएगा कि जटिल संवेगों का पूर्णतया अभाव होता है जैसे कि ईर्ष्या हो गया प्रतिस्पर्धा हो गया इत्यादि। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि शारीरिक रूप से अनाकर्षक होते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट है ये किसी प्रकार से जो है वो सभी पर लागू नहीं होता है क्योंकि
ये एक भेदभाव का विषय आ जाता है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, परंतु शारीरिक रूप से आप कह सकते हैं कि अनाकर्षक होते हैं, सभी पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर विशेषताएं जो है वो लिखने को कहा था, इसलिए जो है आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, परंतु किसी भी बालक में हीन भावना उत्पन्न ना हो तो इसलिए ये पॉइंट लिखना जो है वो औचित्य नहीं बनता है, परंतु इसमें लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न 3 है, स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं बताइए। तो जब किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है वो पूछा जाए तो उनके अनुसार जो स्पेसिफिक पॉइंट बताए गए हैं वही आपको जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो जैसे सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में उन्हें कठिनाई आती है, ये उनकी विशेषता स्किनर के अनुसार होती है। इसी प्रकार व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं जो है वो व्यक्त करते हैं। मान्यताओं के संबंध में जो है उनका अटल विश्वास होता है। चौथा हो जाएगा कि दूसरों की तनिक भी चिंता ना करने के बजाय केवल अपनी चिंता जो है वो करते हैं। पांचवा हो जाएगा कि किसी बात का निर्णय लेने में जो परिस्थितियां हैं उनकी अवहेलना जो है वो करते हैं। छठा और लास्ट आपका पॉइंट हो जाएगा कि कार्य और कारण के संबंध में ऊट पटांग धारा उनकी रहती है, जैसे कि अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर पर दोषारोपण करना। तो ये सभी जो है वो हो जाएंगे स्किनर के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ कि दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो छात्रों के लिए लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा अथवा प्रायोगिक भी जो है वो हो सकती है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतने प्रकार अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि जो दृष्टिबाधिता का स्तर है वो जो है वो छात्र में अलग अलग हो सकता है, किसी में कम, किसी में जो है वो ज़्यादा। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको 4 प्रकार भी इसके बताए थे, तो वही स्तर अलग अलग लोगों में होता है और उसी स्तर के अनुसार यहाँ पर जो है वो परीक्षा के बारे में लिखा गया। आगे बात करें तो ब्रेल लिपि के माध्यम से परीक्षा देने में जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो शीघ्र ही थकावट का अनुभव करने लगते हैं। एक पेपर लिखने में उन्हें अधिक समय लगता है, जिससे वह निर्धारित समय में संतोषजनक ढंग से पूरा जो प्रश्न पत्र है वो हल नहीं कर पाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की सुविधा अनुसार उनकी जो परीक्षा है उसके निम्न प्रारूप हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट एकदम याद रखिएगा, जैसे कि ब्रेल में प्रश्न पत्र है तो ब्रेल में उत्तर हो जाएगा, प्रिंट में प्रश्न पत्र है तो लेखक की सहायता से उत्तर हो जाएगा, रिकॉर्डेड प्रश्न पत्र है तो रिकॉर्ड करके उत्तर देना हो जाएगा, इसी प्रकार मौखिक प्रश्न है तो मौखिक उत्तर हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो है वो प्रारूप हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ साथ नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला पार्ट आपसे कोई भी मिस ना हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ कि दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनको ब्रेल के माध्यम से गणितीय जो ब्रेल कोड है उसका क्या तात्पर्य है। तो दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम गणितीय ब्रेल कोड जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 6 है कि नेत्रहीन की शिक्षा में जो अभिभावक हैं उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो नेत्रहीन छात्रों का जो अधिकांश समय होता है वो घर में बीतता है, इसलिए आप कह सकते हैं अभिभावक जो हैं उनकी विशेष भूमिका होती है। और अभिभावकों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि नेत्रहीन बालकों को परिवार के अन्य लोगों की दया का पात्र जो है वो ना बनाए, सबसे महत्वपूर्ण जो है ये बात है। दूसरा है कि इन्हें अपने दिन प्रतिदिन के कार्य स्वयं करने का शिक्षण दें। तीसरा है कि परिवार की सभी गतिविधियों में इन्हें शामिल करें। चौथा है कि किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेते समय इन्हें भी साथ जो है वो रखें, ताकि हीन भावना उत्पन्न ना हो। अगला प्रश्न 5 है कि समय समय पर इनकी शारीरिक जांच, विशेषकर नेत्रों की जांच जो है वो करवाते रहें। छठा पॉइंट है कि अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ अंतः क्रिया के अवसर भी इन्हें जो है वो प्रदान करें, ताकि यदि अपने घर परिवार से निकलकर समाज में जा रहे हैं तो समाज में जो है अपने आप को ये ढाल सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ। अन्वेषण पद्धति जो है वो क्या है, इसके पदों का परिचय दीजिए। तो इस विधि को जो है वो आर्मस्ट्रांग जो है उन्होंने आगमन विधि को आधार मानकर जो है वो विकसित किया था। तो अन्वेषण विधि जो है किसने दी थी, आर्मस्ट्रांग ने। सामाजिक विज्ञान विशेषकर जो भूगोल शिक्षण है उसके हेतु अधिक उपयोगी जो है ये विधि है।
इसमें बालक जो है शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप जो है वो खोज करता है और अध्यापक केवल समस्या के समाधान हेतु आवश्यक सामग्री और जो प्रशिक्षण नीति जो है वो प्रदान करता है। इस विधि द्वारा स्व अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है वो विकास होता है। ये विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक है, परंतु उच्च कक्षाओं में अधिक जो है ये उपयोगी है। अब बात करते हैं हैमले के अनुसार, तो इस पद्धति द्वारा शिक्षण हेतु निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पद हैं ये प्रश्न में ही पूछे गए, तो मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि अन्वेषण पद्धति क्या है, इनके पदों का जो है वो परिचय दीजिए। तो कौन कौन से पद हैं, जैसे कि समस्या कथन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा है निरीक्षण और सारणीकरण यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड टेबुलेशन, परिकल्पना का कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और लास्ट में आपका निष्कर्ष या नियम का निर्धारण और संस्थापन, जिसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंक्लूजन और लॉ। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न 8 की तरफ कि दृष्टिबाधित बालक की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। 2007 नहीं, यहाँ पर जो है वो 17 होगा, 2017 का द्वितीय बार का पेपर था, इसमें जो है पूछा गया था। उत्तर की बात करें तो दृष्टिबाधित बालक जो है उसकी शिक्षा के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक सामान्य बालक है। सबसे जरूरी जो है ये बात है। अधिकतर मामलों में उसका बढ़ता हुआ ज्ञान, बुद्धि, संवेग तथा इच्छाएं जो है वो अन्य बालकों की तरह हैं और एक सामान्य बालक के मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो अंधे बालकों के मनोविज्ञान को समझने में सहायक हो सकता है। यहाँ पर अंधे लिखा है, आप अंधे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप दृष्टिबाधित वर्ड ही जो है वो यूज़ करेंगे। ये जो है वो दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनके मनोविज्ञान को समझने में सहायक जो है वो हो सकता है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टि दोष प्रत्येक बालक में जो है वो भिन्न होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनकी शिक्षा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एक लाइन में बात करें तो सामान्य बालकों के समान ही जो है वो होनी चाहिए, परंतु विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है तो विशेष व्यवस्था जो है करनी चाहिए। अगला प्रश्न 9 है कहानी विधि का महत्व बताइए। तो शिक्षण में कहानी विधि का बहुत ही अधिक महत्व है। अध्यापक किसी राजा के शासनकाल की कहानी उसके बाल्यकाल से प्रारंभ करता है, जिससे उसके परिवार, वंश इत्यादि की जानकारी छात्रों को होती है। जैसे कि हम देखते हैं बाबर, अकबर, इन सभी के बारे में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो उनके उस समय के जो राजा महाराजा हैं उनका क्या परिवार है, कौन किसका पुत्र है, ये सभी वंश की जानकारी प्राप्त होती है और उसके साथ साथ न्याय व्यवस्था, उसके राज्य का भूगोल, संचालित मुद्राएं इत्यादि के बारे में भी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। जैसे कि न्याय की जंजीर जो है लगवाई गई थी, इस प्रकार कौन कौन सी सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, इस टाइप से कौन कौन सी मुद्राएं चलती थीं, तो ये सभी जानकारी प्राप्त होती हैं। और बच्चे कहानी को बड़ा ध्यान लगाकर सुनते भी हैं। सबसे मेन पॉइंट तो ये भी है कि जो कहानी है उसमें छात्र जो है उनकी रुचि बनी रहती है, जिज्ञासा जो है छात्रों में बनी रहती है। इसलिए अध्यापक अपने शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली जो है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि कहानी छात्रों के लिए दृष्टांत भी बनती है और पाठ सरल भी बना रहता है, परंतु केवल श्रोता जो है वो छात्र जो है उसको लेकर कहा जा रहा है कि परंतु बालक जो है केवल श्रोता बन जाता है और अध्यापक ही केंद्र बिंदु में बना रहता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए छात्रों को भी उस कहानी में शामिल करने का प्रयास करें, तो जो कहानी शिक्षण है और ज़्यादा जो है वो प्रभावकारी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम टोटल जो है वो 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। प्रश्न है आपका 10वां, आगमन विधि के पद जो है वो लिखिए। ये तो अभी ऊपर हमने जो प्रश्न देखा था उसमें हमने देखे थे अन्वेषण विधि के पद, यहाँ पर आगमन विधि के पद हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, उदाहरण जो है उनका सबसे पहले तो प्रस्तुतिकरण करना यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। दूसरा है निरीक्षण और विश्लेषण यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। तीसरा हो जाएगा सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। फिर हो जाएगा आपका निरीक्षण यानी कि टेस्टिंग। तो इसके बारे में 2 लाइन बात करें तो विद्यार्थियों के सामने समस्या से संबंधित एक जैसे 2 या 2 से अधिक उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें देखकर जो है या विश्लेषण करते हुए समझकर एक सामान्य नियम स्थापित जो है वो कर लेता है। तो ये जो है हो जाएगा आपका इस यानी कि आगमन जो विधि है इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ, निगमन विधि के पद।
ऊपर देखा हमने आगमन विधि के पद, अब हम देखते हैं निगमन विधि के पद। तो इसमें सामान्य नियम, उनका प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। यहाँ पर नियम है, ऊपर वाले में एग्जाम्पल था, तो ये डिफरेंस भी साथ में समझते चलिएगा। दूसरा हो जाएगा नियमों में संबंध जो निरूपण है यानी कि स्टैब्लिशिंग द रिलेशन। फिर है उदाहरण द्वारा परीक्षण यानी कि टेस्टिंग थ्रू एग्जाम्पल। तो ये पद हो जाएंगे आपके निगमन विधि के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की तरफ कि विश्लेषण तथा संश्लेषण जो विधि है उसका परिचय लिखिए। तो पाठ को अध्यापक क्षेत्रों की सहायता से छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करता हुआ प्रश्नों के माध्यम द्वारा अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलता है, तो इसे हम विश्लेषणात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं। और जब यही क्रिया विपरीत दिशा में की जाए तो आपकी संश्लेषण विधि कहलाती है। तो एक ध्यान रखिएगा, दूसरा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो विश्लेषण विधि में आपने समझा कि जो शिक्षक होता है वो प्रश्न कोई भी या टॉपिक आप कह सकते हैं पढ़ा रहा है, तो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करके पढ़ा रहा है, तो आपकी विश्लेषण विधि जो है वो हो जाएगी। और विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की तरफ जो है वो शिक्षक चलता है। दोनों विधियों को संयुक्त रूप से बात करें तो प्रायः दोनों विधियों को मिलाकर प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस विधि द्वारा कक्षा शिक्षण में रोचकता उत्पन्न हो जाती है, अनुशासन की समस्या नहीं रह जाती है, परंतु समय जो है वो अधिक लगता है और इसकी सहायता से सभी पाठ को पढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए अन्य विधि भी जो है बनाई गई हैं। अगला प्रश्न 13 देखते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या तात्पर्य है। बात करें उत्तर की, तो जो अध्यापक है उसके द्वारा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए अधिगम जो परिस्थितियां हैं उनका सबसे पहले सृजन जो है वो इस प्रकार किया जाता है कि जो बालक का व्यवहार है उसमें अपेक्षित परिवर्तन जो है वो लाया जा सके। और अध्यापक क्या करता है, प्रभावशाली जो शिक्षण है उसके लिए शिक्षण सामग्री जो है उनका चयन करता है, जिससे अधिगम जो है वो और ज़्यादा प्रभावी हो सके। काफ़ी सरल लैंग्वेज लिखी है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा। आगे की शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने का जो है वो साधन है। अब एक जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार डेफिनेशन की बात करें तो योकम और सिम्पसन की डेफिनेशन है, ये उपकरण शिक्षण की जो विधियां हैं वो नहीं है, वरन विभिन्न विधियों द्वारा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले साधन हैं और इन्हें शिक्षण सामग्री की संज्ञा जो है वो दी गई है। तो किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा N.K. सिंह के अनुसार बात करें शिक्षण सामग्री के बारे में, तो शिक्षण सामग्री के साधन है जिसके द्वारा समय विशेष में विशेष रुचि जागृत की जाती है, या शिक्षण सामग्री के साधन है जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में जो है वो सहायक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ कि शिक्षण सामग्री जो है या शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसमें प्रमुख शिक्षण सामग्रियों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, श्यामपट्ट हो जाएगा, तालिकाएं है, चार्ट है, ग्राफ है, आरेख है, ये सभी शिक्षण अधिगम सामग्री हैं। आरेख है, मानचित्र है, ग्लोब है, एटलस है, चलचित्र है, मॉडल है। इसी प्रकार हो जाएगा दूरदर्शन। 13 नंबर हो जाएगा नमूना, 14 नंबर आपका हो जाएगा वीडियो, 15 हो जाएगा ध्वनि लेखन यंत्र, 16 नंबर हो जाएगा स्टीरियोग्राफ, 17 हो जाएगा आपका चलचित्र और 18 हो जाएगा चित्रदर्शक और लास्ट आपका हो जाएगा पोस्टर। तो देखिए एक चीज़ का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री पर आधारित यदि कोई प्रश्न आएगा और वो प्रश्न आपका लघु में पूछा गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जो सामग्री आती हैं उनको भी अवश्य लिखना है ताकि आपके उत्तर का प्रभाव जो है वो अच्छा पड़े। विशेषताएं पूछी गई हैं या कह सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है ये पूछा गया है, तो केवल और केवल डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको कौन कौन सी सामग्री आती हैं वो भी अवश्य जो है वो लिख दीजिएगा। हम कुल 15 प्रश्न जो है वो देख रहे थे इस पार्ट में। प्रश्न है आपका कि शिक्षण जो सामग्री हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री हैं उनकी विशेषताएं या साधन जो है वो क्या हैं। बात करें उत्तर की तो विशेषताओं में आप कह सकते हैं साधन के रूप में पाठ्यक्रम को जो है ये सरल बनाता है, कक्षा जो है ये रुचिकर बनाता है या कक्षा रुचिकर हो जाती है, छात्र जो है वो इसमें सहयोग देते रहते हैं। ये सभी पॉइंट आप इन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं, जैसे कि कोई डिजिटल बोर्ड जो है वो क्लास में यूज किया जा रहा है जिसमें जो है कोई पिक्चर दिखाई जा रही है, एनिमेशन दिखाया जा रहा है और छात्र जो है वो जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के संबंध में कोई मूवी भी देख रहे हैं, तो छात्र में जाहिर सी बात है सहयोग की भावना बढ़ेगी,
रुचि की भावना बढ़ेगी, पाठ्यक्रम सरल हो जाएगा। तो ये सभी आप पॉइंट जो है उस आधार पर समझ सकते हैं। बोधगम्यता बढ़ती है, जो छात्र जो टॉपिक समझना चाह रहा है उसमें और बेहतर तरीके से समझ सकेगा। छात्रों में धारण जो शक्ति है उसके साथ साथ धनात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। इंद्रिय शिक्षण में भी सहायक है, अनुभव केंद्रित होता है, मनोवैज्ञानिक आधारित होता है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी जो है ये करता है। समावेशी शिक्षा का पार्ट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि जो है वो किसे कहते हैं? सो उदाहरण जो है वो स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं टोटल 15 प्रश्न जो है वो करवाऊंगा। तो बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की जो गति है उसको जो है वो बताती है। एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा अवश्य। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार की बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से जो है वो विकास हो रहा है। तो काफ़ी सरल डेफिनेशन है, इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, जैसे कि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि जो है वो 125 जो है वो होगी। और ये जो है वो सूत्र से निकालते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से। इस पर आधारित आगे प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष दे रखी है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर शारीरिक आयु दे रखी है और जबकि सूत्र हमारा बुद्धि लब्धि का होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो नीचे लिखा हुआ है चूंकि मानसिक आयु ज्ञात नहीं है अतः मानसिक आयु को भी वास्तविक आयु जो है वो माना जाएगा। तब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बुद्धि लब्धि बराबर, तब हमारी यहाँ पर जो मानसिक आयु है वही जो है वो आपकी वास्तविक आयु है उसको मान लिया जाएगा। यानी कि जो मानसिक आयु है इसकी जगह भी हम 10 रखेंगे और वास्तविक आयु आपकी शारीरिक आयु 10 वर्ष ऑलरेडी दे रखी है। यानी कि 10 बटे 10 गुणे 100 आप करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 10 को आप 10 से गुणा करेंगे तो 100 जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बुद्धि लब्धि जो है वो निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की तरफ कि विचलन बुद्धि जो है वो क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात के रूप में ज्ञात की जाती है और चूंकि व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका विकास सामान्यतः 16 वर्ष की आयु तक पूरा जो है वो हो जाता है, इसलिए बुद्धि लब्धि की गणना में 16 वर्ष से जो अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं उनकी भी वास्तविक आयु 16 वर्ष ही जो है वो मानी जाती है। अब यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु से पूर्व ही पूर्ण हो जाता है तो 16 वर्ष की आयु के 1, 2 या 4 वर्ष बाद जो है वो या कह सकते हैं पूरा होता है, तो बुद्धि लब्धि जो है उसके मापन में त्रुटि जो है जाहिर सी बात है स्वाभाविक होगी। फिर अब यह कह सकते हैं अब तो यह तथ्य भी उजागर हो गया है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें निरंतर विकास भी होता रहता है। परिणाम किसी व्यक्ति की एक समय पर मापी गई बुद्धि लब्धि को उसकी जो बुद्धि है उसका सही मापन जो है वो नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि अब कुछ बुद्धि परीक्षण जो है उसमें बुद्धि लब्धि के स्थान पर विचलन बुद्धि का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ से आपने समझा कि विचलन बुद्धि आखिर होता क्या है। विचलन बुद्धि लब्धि एक प्रकार का मानक प्राप्तांक होता है जिसका मध्यमान जो है m बराबर 100 जो है वो होता है। तो यहाँ से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विचलन बुद्धि और बुद्धि लब्धि में अंतर क्या होता है तो भी आप जो है वो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर जो है वो आप बताइए। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इन परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण जो है वो करना कठिन होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है इनका या इन परीक्षणों का जो निर्माण और मानकीकरण करना जो है वो व्यक्तिगत परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। ये जो है वो मौखिक होते हैं, ये जो है वो लिखित होते हैं। इनकी जो सीमा होती है वो प्रायः निश्चित नहीं होती है, इनकी सीमा प्रायः निश्चित होती है। चौथा, इन परीक्षणों में आयु वर्ग व्यापक होता है। इन परीक्षणों में विशेष आयु वर्ग के लिए जो है ये होते हैं। अगला, ये कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अधिक उपयोगी होता है, जबकि ये जो है वो परिपक्व आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरफ जो है वो व्यक्तिगत लिखा है और इस तरफ सामूहिक लिखा है। छठा पॉइंट है आपका कि इनका प्रयोग अशिक्षित और विकलांग बच्चों पर भी किया जा सकता है, परंतु सामूहिक इनका प्रयोग इन श्रेणियों के बच्चों पर जो है वो नहीं किया जा सकता। सातवां है आपका कि इन परीक्षणों का प्रशासन करना कठिन होता है। इनके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, जबकि इनका प्रशासन सरल होता है। सामान्य शिक्षक भी इनका प्रशासन
कर सकता है। 8वां कि इनका प्रशासन एक समय में ही एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है, इसलिए किसी समूह के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करने में समय, शक्ति और धन अधिक लगेगा। जाहिर सी बात है, जब आप पर्टिकुलर एक एक बच्चे का टेस्ट लेंगे तो इसमें समय भी लगेगा, शक्ति भी लगेगी, धन भी लगेगा और ये अधिक खर्चीले भी हो जाएंगे। जबकि इनकी बात करें तो इनमें प्रशासन एक समय में अनेक व्यक्तियों पर किया जा सकता है, इसलिए इनके द्वारा किसी समूह के जो व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि मापने पे अपेक्षाकृत बहुत कम समय, शक्ति और धन लगता है और ये कम खर्चीले भी जो है वो होते हैं। 9वां है पॉइंट कि इनके प्रशासन में जो परीक्षण करता है और प्रयोज्य के बीच सीधा संबंध होता है और इनके प्रशासन में इनके बीच कोई संबंध जो है वो नहीं होता। 10वां पॉइंट है कि इन परीक्षणों में संकोची व्यक्ति को परेशानी होती है, इसमें किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है। इनके प्रशासन के समय जो है प्रयोज्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है, इनके प्रशासन के समय ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। अगला, इनके प्रशासन के दौरान प्रश्न और समस्याओं के क्रम और स्वरूप में आवश्यकता अनुसार कुछ जो परिवर्तन है वो किया जा सकता है। इनमें जो है प्रशासन के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। अगला है, इनका उत्तर देते समय नकल की कोई अवसर नहीं होते हैं, जबकि सामूहिक में नकल की संभावना बनी रहती है। अगला, इन परीक्षणों का फलांकन करना कठिन होता है, इनमें प्राप्त अंकों की व्याख्या करना सरल होता है। 15 पॉइंट है, इनमें प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या की जा सकती है और इनमें प्राप्त अंक जो है उनकी व्याख्या मानकों के आधार पर की जा सकती है। 16वां, इनसे प्राप्त जो अंक है उनकी व्याख्या करना कठिन होता है, जबकि इनसे प्राप्त अंकों की व्याख्या करना सरल होता है। 17 पॉइंट हो जाएगा आपका कि इन परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि 17वां इसमें हो जाएगा सामूहिक में कि वैधता और विश्वसनीयता जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, इन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि सामूहिक में जो वस्तुनिष्ठता है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पर कुल 18 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो आपको सरल लगें उसको याद करके लगभग आप 10 पॉइंट जो है वो अवश्य याद कर लीजिएगा। यदि आएगा तो 10 पॉइंट लिख देंगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। एक और अंतर की बात कर लेते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उसमें अंतर का। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इसमें प्रश्न और समस्याएं भाषा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। अशाब्दिक में इसमें प्रश्न और समस्याएं स्थूल वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। अगला पॉइंट है, इसमें प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर भी भाषा के माध्यम से देना होता है, जबकि इसमें बात करें तो प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर यथा क्रियाओं द्वारा देना होता है। ध्यान रखिएगा, इधर शाब्दिक लिखा है, इधर अशाब्दिक लिखा है। फिर बात करें आगे शाब्दिक, तो इनका निर्माण और मानकीकरण सरल होता है, इसमें कठिन होता है। इसमें निर्माण में कम व्यय होता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है। इनका प्रशासन सरलता से किया जा सकता है, इनका जो है वो कठिन होता है। इनका प्रयोग केवल परीक्षण की भाषा जानने वालों पर किया जा सकता है, इनका प्रयोग किसी पर भी जो है वो किया जा सकता है। तो ये अंतर हो जाएगा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ से यदि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में केवल पूछा गया तो भी आप लिख सकते हैं, या अशाब्दिक के बारे में पूछा गया तब भी। तो डिफरेंस याद रखने से आपको एक साथ 3-4 प्रश्न जो है वो याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा कि बुद्धि परीक्षण के जो है वो प्रकार लिखिए। तो ये चार्ट याद ध्यान रखिएगा। बुद्धि परीक्षण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसी प्रकार सामूहिक में भी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये आपका हो जाएंगे इसके प्रकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 7वां, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के सर्वप्रथम प्रयोग का जो श्रेय है वो अल्फ्रेड बिने जो है इन्हीं को जाता है। ये जो है वो पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने मंदबुद्धि जो बालक हैं उनका पता लगाने के लिए अपने साथी साइमन की सहायता से विभिन्न परीक्षाओं का जो है वो निर्माण किया। इन्होंने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। यहाँ से बहुविकल्पी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1908 में उसका संशोधन भी इन्होंने ही किया था, जो कि 3 से 13 वर्ष के बालकों के लिए था। तो ये जो है वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ कि बिने का संशोधित जो परीक्षण है वो क्या है। तो बिने का संशोधित परीक्षण जो कि 1911 में आया था, 1908 के संशोधित परीक्षण से अमेरिका और इंग्लैंड के जो मनोवैज्ञानिक हैं
उनके मध्य रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बिने ने क्या किया, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1911 में अपने परीक्षण में संशोधन किया और ये परीक्षण 3 से 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए था। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के बच्चों के लिए 5 प्रश्न या 5 कार्य थे, लेकिन 4 वर्ष के जो बालक थे उनके लिए केवल 4 ही कार्य जो है वो थे। 11 और 13 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए कोई प्रश्न जो है वो नहीं था। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 54 थी और उस परीक्षण में बिने ने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का जो है वो मापन किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, इस टाइप से बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपको इतने अच्छे हम प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा सामान्य बोध। इसमें प्रश्न होते हैं जैसे कि जूते जो है वो चमड़े के क्यों होते हैं या कानून क्यों आवश्यक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सामान्य बोध में। दूसरा है आपका सूचना। इसमें जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और गलत उत्तर मिलने पर आगे के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा है अंक विस्तार। इसमें तत्कालीन स्मृति का परीक्षण जो है वो होता है। चौथा है आपका अंक गणितीय तर्क। इसमें जो है वो प्रयोज्य की गति और शुद्धता के द्वारा उसकी बुद्धि का मापन जो है वो किया जाता है। पांचवा है समानताएं। इसमें प्रयोज्य को बताना होता है कि किस प्रकार दो वस्तुएं जो हैं वो समान हैं। छठा है आपका शब्द भंडार। इसमें 42 शब्दों का अर्थ एक एक करके पूछा जाता है और जो कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि सरल से बढ़ते हुए कठिन की ओर। तो ये 6 टाइप हो जाएंगे आपके किसमें, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने होते हैं। तो अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण इसी को हम कहेंगे। तो इसमें अंक चिन्ह, चित्रपूर्णता, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था, वस्तु संकलन, ये सभी जो है वो टाइप हो जाएंगे। जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ब्लॉक, चित्र, यानी कि बिना शब्दों पर आधारित, यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो है वो आ जाएंगे। तो नाम ध्यान अवश्य रखिएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न है आपका अगला, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है तथा इसका क्या स्वरूप था। तो ब्रेल लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। 2018 में इस टाइप से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ब्रेल जो है वो लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिसमें स्पर्श द्वारा जो है वो पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने और लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इस लिपि का आविष्कार 1937 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने जो है वो किया था, परंतु इस लिपि जो है इसको मान्यता लुई ब्रेल जो है उनके मरणोपरांत जो है वो प्राप्त हुई थी। इस लिपि का स्वरूप इस प्रकार है कि इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत आदि जो है वो तैयार किए गए हैं और भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर ही आधारित है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इत्यादि इसी लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। 1937 में आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। अगला प्रश्न 12 है कि ब्रेल लिपि सिखाने की 3 विधियां कौन सी हैं। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को स्पर्श क्षमता के विकास के बाद उसे ब्रेल पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसकी 3 विधियां हैं। पहली वाक्य विधि। इसमें क्या होता है, छोटे वाक्यों का सहारा लिया जाता है। वाक्य में शब्दों का मामूली फेरबदल हो सकता है। यह एक खिलौना है, यह बड़ा खिलौना है, यह मेरा खिलौना है, मेरा खिलौना बड़ा है आदि, इस टाइप से जो है वो फेरबदल आपको देखने को मिलता है। बच्चों को वाक्यों को याद करें के उन्हें जो है वो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अभ्यास करने से जो विभिन्न शब्द हैं उनसे भी परिचय जो है उसका हो जाता है। कई शब्दों का परिचय हो जाने पर अक्षर विन्यास पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया आपका वाक्य विधि। दूसरी हो जाएगी आपकी शब्द विधि। इस विधि द्वारा शुरू में परिचय तथा सार्थक शब्दों का सहारा लिया जाता है। बिंदु विन्यास समझ में आने से पूर्व ही बच्चे जो हैं वो शब्दों को छूकर पहचानने का प्रयास करते हैं। कागज या फ्लैश कार्ड पर 3-4 पंक्तियों में 3-4 शब्दों को बार बार लिखकर बच्चों को दिया जा सकता है और अगली पंक्ति में वही शब्द अपने पूर्व पंक्ति में आए शब्द के ठीक नीचे लिखा हो तो अच्छा रहेगा। इस टाइप का भी ध्यान रखा जाता है।
शब्दों को छूकर पहचानने के बाद अक्षर विन्यास पर विचार जो है वो किया जा सकता है। और तीसरा टाइप हो जाएगा आपका अक्षर विधि। तो ऊपर दोनों जो विधियां थी वो विश्लेषण की थी, जबकि जो अक्षर विधि है वो संश्लेषण विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे पहले अक्षर पहचानते हैं तथा फिर अक्षरों से शब्दों का निर्माण करते हैं। पहचानने में सरल अक्षरों की जो है वो पहचान पहले जो है वो करवाते हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे आपके टाइप किसके, ब्रेल लिपि सिखाने की 3 विधियों के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 की तरफ। निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो निर्देशन का तात्पर्य क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में जो है वो कर सके। तो ये तो हो गया उसके बारे में। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास है जिनकी सहायता से वह जीवन की जो समस्याएं हैं उसको सुगमता यानी कि आसानी से सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीवन पर्यंत हल करने योग्य बन सके या बनाए। अब बात करते हैं आवश्यकता और क्षेत्र की। तो प्रत्येक समाज और राष्ट्र ये अपेक्षा करता है कि जो उसका नागरिक है उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, और वे जो है अपनी योग्यता और निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस क्षमता के अनुकूल तथा अपना विकास करके राष्ट्र के विकास में योगदान जो है वो दे सके, और ये तभी संभव है जब उसे सही निर्देशन जो है वो प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा आवश्यकता और क्षेत्र। बात करते हैं निर्देशन की आवश्यकता के दृष्टिकोण। तो निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण से, एक आर्थिक, एक मनोवैज्ञानिक और एक शैक्षिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। टोटल 15 प्रश्न हम देखेंगे, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। निर्देशन के कार्य लिखिए। तो परिभाषाओं के विश्लेषण से मार्गदर्शन संबंधी निम्नलिखित कार्य स्पष्ट होते हैं। पहला हो जाएगा कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत सहायता से है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से दिया जाए या सामूहिक रूप से। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर आप की पॉइंट ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा मार्गदर्शन प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं है, या अत्यंत कुशल, परिपक्व और योग्य व्यक्ति जो है उनका काम है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शन एक तकनीकी कार्य है जिसके लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शन, कैरियर मास्टर, मनोवैज्ञानिक तथा जो परामर्शदाता हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो ये सभी आपके हैं निर्देशन के कार्य, यानी कि जो उचित परामर्शदाता है उसकी भी आवश्यकता होती है ताकि वो सही ढंग से परामर्श जो है वो दे सके। अगला है कि मार्गदर्शन किसी भी आयु के ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे इसकी आवश्यकता हो। सबसे मेन जरूरी यहाँ पर यह भी है कि ऐसे ही व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे इसकी आवश्यकता, और इस प्रकार मार्गदर्शन का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिसमें विभिन्न आयु, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न स्वभावों के व्यक्तियों को जो है वो लिया जा सकता है। चौथा हो जाएगा कि मार्गदर्शन व्यक्ति में निर्देशन की योग्यता को विकसित करता है। वह उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने तथा अपने जीवन का बोझ उठाने के लिए स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता भी जो है वो प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट चौथा पॉइंट। बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ कि निर्देशन जो है उसके उद्देश्य लिखिए। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि निर्देशन के कार्य जो आप देख पा रहे हैं ये उद्देश्यों के आधार पर भी आप इन बिंदुओं को ऊपर जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य और कार्य लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो बात करें उद्देश्य की, तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं, इनको जीवन का अनुभव जो है वो नहीं होता है, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अवसर पर निर्देशन का उद्देश्य होता है छात्रों की सहायता प्रदान करना। अब एक डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जहां भी निर्देशन से संबंधित कोई आपका प्रश्न आए तो वहां पर आप स्किनर के अनुसार जो है वो लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है कि आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों तथा अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना या सहायता देता है। तो ये हो जाएगी स्किनर के अनुसार डेफिनेशन। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 5वां भी जो है वो समाप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुल 19 प्रश्न जो है वो देखेंगे और हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
पहला प्रश्न है आपका, निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सविस्तार समझाइए। तो पैटरसन जो है उन्होंने निर्देशन को 5 भागों में जो है वो बांटा है। एक हो जाएगा आपका शैक्षिक निर्देशन, एक हो जाएगा व्यावसायिक निर्देशन, एक हो जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन, एक हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और एक हो जाएगा आर्थिक निर्देशन। निर्देश नहीं, ये निर्देशन जो है वो होगा। तो देखिए ध्यान ये भी रखिएगा, यदि इनके अंतर्गत भी आपको लिखना होगा तो व्यवसायिक में आप व्यवसाय पर आधारित, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य पर आधारित, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके अलावा कप्पू एवं कीफोवर जो हैं इन्होंने भी निर्देशन के 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? शिक्षा संबंधी, व्यवसायिक, मनोरंजनात्मक, स्वास्थ्य संबंधी और नागरिक, सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। उपयुक्त में से आप कह सकते हैं केवल 2 ही हैं, शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन, जो अधिक जो है वो प्रचलित हैं। तो ध्यान पैटरसन का 5 रखिएगा क्योंकि ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ। निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत जो है वो बताइए। तो 3 सिद्धांत में पहला सिद्धांत हो जाएगा जीवन भर चलने वाली ये प्रक्रिया है, दूसरा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है और तीसरा है सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो ये तीनों हो जाएंगे 3 सिद्धांत। अगला प्रश्न 3 देखते हैं, निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता जो है वो बताइए। जहाँ पर भी निर्देश लिखा है निर्देशन इसको समझ लीजिएगा। तो विद्यालयों में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक है। सबसे पहला तो शिक्षा संबंधी आवश्यकता, दूसरा हो जाएगा व्यावसायिक आवश्यकता और तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। यहाँ पर तीसरा पॉइंट होगा। तो ये 3 जो है आपके हो जाएंगे निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट जो है वो सरल हैं। चौथा आपका प्रश्न है, निर्देशन की सीमाएं बताइए। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता है, परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि निर्देशन द्वारा 100% समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसकी भी अपनी जो है वो सीमाएं होती हैं, जैसे कि मानवीय व्यवहार अमूर्त तत्वों, मन, बुद्धि आदि से प्रभावित होता है। उन्हें पूरी तरह सही मापने का कोई उपकरण जो है वो नहीं होता, यानी कि अमूर्त जो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि मन, बुद्धि। दूसरा है कि परिस्थिति बदल जाने से निर्देशन का स्वरूप भी बदल जाता है और परिस्थिति का पूर्वानुमान जो है वो संभव नहीं है। तीसरा आपका हो जाएगा सीमा में कि वातावरणीय जटिलताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उनमें सही निर्णय ले पाना भी कठिन होता है। चौथी सीमा हो जाएगी कि कुशल निर्देशन कार्यकर्ताओं का सदैव अभाव ही जो है वो बना रहता है तथा जो अकुशल निर्देशक हैं वो हाथों में मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है वो बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कुशल निर्देशन करने के लिए जो है कुशल निर्देशक की भी आवश्यकता होती है। पांचवा हो जाएगा कि समस्याग्रस्त व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता के अभाव में प्रायः निर्देशन प्रभावी जो है वो सिद्ध नहीं होता है और व्यक्तियों में संवेदनशीलता निरंतर जो है वो कम होती जा रही है। और लास्ट आपका पॉइंट हो जाएगा, संभवतः यही कारण है कि इस ओर विशेष ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये सभी जो है वो निर्देशन जो है उसकी सीमाएँ जो है वो हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ कि छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो छात्रों को निर्देशन प्राप्त होने वाली विधि है उसमें यहाँ पर 5 विधियाँ लिखी हैं, पूछी हालांकि 2017 के जो है वो प्रश्न पत्र में BTC के पूछी गई थी, परंतु ये सभी आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और अनुवर्तन सेवा। अगला प्रश्न 6 है, परामर्श का अर्थ बताइए। तो परामर्श और इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना। जब कोई भी व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है तो हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। शिक्षा अथवा मनोविज्ञान के संबंध में जो शैक्षिक परामर्शदाता है, जिसे हम एजुकेशनल काउंसलर कहते हैं, उसका स्थान लोकप्रिय है। परामर्श के द्वारा हम छात्रों को सलाह दे सकते हैं कि वह कौन सा कार्य करे। अतः विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन और परामर्श दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका परामर्श। ऊपर हमने देखा था निर्देशन, तो दोनों में यदि अंतर पूछा जाएगा तो भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न अगला 7वां, परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो परामर्श के उद्देश्य की बात करें तो छात्रों को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना, ये एक उद्देश्य हो जाएगा। छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उनमें बिना किसी की सहायता लिए जो समस्याओं को समाधान करने की योग्यता है वो जो है वो विकसित हो सके।
तो ये 2 उद्देश्य हो जाएंगे परामर्श के उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि परामर्श की आवश्यकता और क्षेत्र बताइए। तो परामर्श की आवश्यकता जो है इस प्रकार है कि वह व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है, छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है, छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, व्यक्तियों में सद्भाव जो है वो पैदा करता है, और लास्ट हो जाएगा शिक्षा जो अधिकारी हैं उनको पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा जो है इसी से मिलती है। तो ये जो परामर्श है उसकी आवश्यकता हो जाएगी। क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो परामर्श के क्षेत्र इस प्रकार हैं जैसे कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोचिकित्सात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श, स्थानापन्न परामर्श। तो ये सभी जो है वो परामर्श जो है उनके क्षेत्र जो है वो हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका जो है वो बनता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ कि परामर्श की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। और अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा कि अगला जो फर्स्ट रिवीजन है वो किस सब्जेक्ट का जो है वो स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि ये हमारा समावेशी शिक्षा जो है वो समाप्त हो चुका है। प्रश्न है आपका 9वां कि परामर्श की विधियां कौन कौन सी हैं और परामर्श के प्रकार लिखिए। 2017 में बीटीसी का प्रश्न जो है पूछा गया था। तो बात करें उत्तर की तो मुख्य रूप से ऐसे 3 उपागम जो है उनका विशेष रूप से उल्लेख होता है। एक हो जाएगा आपका निर्देशात्मक परामर्श, एक हो जाएगा आपका अनिर्देशात्मक परामर्श और तीसरा हो जाएगा समन्वित परामर्श। तो ये 3 जो है आपके होते हैं परामर्श के प्रकार। अगला प्रश्न 10 देखते हैं। परामर्श में सहयोग देने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको एकदम रट लीजिएगा। बार बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके सभी जो है कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनके सभी के नाम तो कौन कौन सी है। पहली हो जाएगी मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दूसरी हो जाएगी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर आगरा, तीसरी हो जाएगी जिला चिकित्सालय, चौथा हो जाएगा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर, पांचवा हो जाएगा पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, छठा हो जाएगा समुदाय और विद्यालय सहयोगी समितियां, सातवां हो जाएगा सरकारी और गैर सरकारी परामर्श देने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य जो है वो परामर्श देना होता है। तो ये 7 जो है आप देख पा रहे हैं, ये सभी जो है वो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं होती हैं। सभी को एकदम याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी बात और करते हैं इनके बारे में कि निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जो उपरोक्त परामर्श केंद्र हैं उनकी सहायता ली जाती है और ये समस्यात्मक बालकों के आयोजित किए गए हैं, जिसमें जो समस्यात्मक बालक हैं वो अपनी समस्याओं का नियोजन करता है और राज्य स्तर पर मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थित है। यहीं से बहुविकल्पी आपका पूछा जाता है काफ़ी बार कि राज्य स्तर पर मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है उसके कार्य बताइए। तो मनोविज्ञान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 10 मंडलों में जो है वो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 मंडलों में जो है वो खोल रखी गई है। राज्य के कुछ जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज भी जो है वो मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ के मनोवैज्ञानिक बोर्ड की परीक्षाओं आदि में जो परीक्षार्थी हैं उनका मार्गदर्शन भी जो है वो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के बारे में। कार्य की बात करें क्योंकि आगे प्रश्न हमारा कार्य पूछ रहा था, तो कार्य आपका पहला हो जाएगा कि विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण करना। दूसरा कार्य हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में जो है वो कार्य करता है और परीक्षा भी जो है ये आयोजित करता है। तो ये जो आपके कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न 12 देखते हैं। मनोविज्ञानशाला के प्रमुख कार्य। ऊपर हमारे जो कार्य पूछे गए थे ये मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के पूछे गए थे, यहाँ पर मनोविज्ञानशाला के पूछे गए। तो मनोविज्ञानशाला के कार्य में सबसे पहला है निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत बात करें तो निर्देशन निम्न प्रकार से होता है। शैक्षिक निर्देशन, वैयक्तिक बाल निर्देशन जिसमें बाल निर्देशन में 10 वर्ष से कम आयु के बालक आएंगे, व्यावसायिक निर्देशन, तो ये सभी निर्देशन में आता है। दूसरा कार्य की बात करें प्रशिक्षण का, ध्यान रखिएगा
मेन पॉइंट आपके जो बड़े फॉन्ट में लिखा है ये हैं और इसके अंतर्गत वो सभी कार्य हैं। इसी प्रकार प्रशिक्षण में बात करें तो निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रवेश हेतु अर्हता MA मनोविज्ञान अथवा MEd या MA शिक्षा शास्त्र जो है वो होती है। दूसरा कार्य हो जाएगा प्रशिक्षण संबंधी और तीसरा हो जाएगा आपका शोध कार्य। इसमें क्या होता है, इसमें मनोविज्ञानशाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए परीक्षण निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण जो है उसका कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु उपकरण प्रश्नावली तथा परीक्षण उपकरण टूल का निर्माण भी करती है, जैसे कि भाटिया बैटरी परीक्षण हो जाएगा, जैसे कि रोसा परीक्षण जिसे हम रोसा सब धब्बा स्याही परीक्षण कहते हैं आदि हो जाएंगे। छात्रों में क्या है, बुद्धि लब्धि व्यक्तित्व मापन हेतु उपकरणों का निर्माण जो है ये करती है। तो ये हो जाएगा शोध संबंधी कार्य। ऊपर हमने देखा था प्रशिक्षण संबंधी कार्य और उससे ऊपर हमने देखा था निर्देशन संबंधी कार्य। तो ये मनोविज्ञानशाला के प्रमुख कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न 13 है कि पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। तो पहला प्रकार हो जाएगा निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण। इसमें क्या होता है, ये पर्यवेक्षण जो है उसका परंपरागत स्वरूप होता है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है और जो पर्यवेक्षक है उसका मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। सभी चीज़ें यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई, इसलिए मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यदि कुछ ना समझ में आए तो वीडियो के मेन कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए ये जो है वो पर्यवेक्षण होता है। पर्यवेक्षक जो है इसमें शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में जो है वो सहयोग भी देता है। तो ये दो हो जाएंगे आपके पर्यवेक्षण के प्रकार दो कि DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक जो है वो तैयार हो सकें, इसके लिए मनोविज्ञानशाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी को डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि DGP डिप्लोमा इन गाइडेंस और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की स्पेलिंग P से जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न 15 देखते हैं कि डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना और दूसरा हो जाएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता जो है वो स्थापित करना। तो ये जो है वो दो उद्देश्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न 16 है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव जो है वो लिखिए। 2018 में BTC का पूछा गया था। तो पहला सुझाव हो जाएगा कि सरकारी निरीक्षक विद्यालय के जो अभिलेख हैं, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग हैं, वित्तीय मामलों की व्यवस्था है, सरकारी निर्देश के जो पालन है, उसके अतिरिक्त शैक्षिक जो कार्यक्रम हैं उनकी भी जांच करें। तो ये हो जाएगा पहला सुझाव। दूसरा सुझाव हो जाएगा निरीक्षक जो है उनकी नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता और अनुभव जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि निरीक्षक जो है स्वयं ही जो है इतने योग्य ना हो कि वो जो है वो निरीक्षण कर सकें। तो इसलिए उनकी नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता और अनुभव उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सभी सुझाव हो जाएंगे निरीक्षण प्रणाली में। अगला प्रश्न 17 देखते हैं विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका, ये जो है वो क्षेत्र में जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न 18 देखते हैं डाइट के दो विभागों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग PSTE। दूसरा हो जाएगा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतक्रिया नवाचार समन्वय IFIC। तो ये दो जो है वो हो जाएंगे डाइट के विभाग। 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि निर्देशन तथा परामर्श की विधियों का जो है वो उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका समावेशी शिक्षा का ये लास्ट पार्ट, छठा पार्ट है, समाप्त हो रहा है। डिटेल में आपको कुछ भी देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में थर्ड सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको वन लाइनर, बहुविकल्पीय और डिटेल में टॉपिक वाइज वीडियो सभी की जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो बात करते हैं उत्तर की। निर्देशन की विधियाँ तो व्यक्तिक संपर्क विधि और सामूहिक विधि, ये जो है वो निर्देशन की विधियां होती हैं। और परामर्श की यदि बात करें तो परामर्श की विधियों में निर्देशित परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श, ये तीन जो है वो
होती हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जितनी ये याद करने वाली चीज़ें इनको अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप जो है वो अपने अनुसार जो है वो नहीं लिख सकते हैं, परंतु निर्देशन का महत्व बताइए, निर्देशन के उद्देश्य बताइए, इस टाइप की चीज़ें आप जो है अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं अधिक से अधिक उनको जो है अवश्य याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली, पूरा कोर्स हमने देख लिया है, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू, वन लाइनर, ये सारी चीजें हम पहले करा चुके हैं, तो वो चीजें आपको अलग से देखी रहनी है, क्योंकि यहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन और जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं उस तरीके वाले क्वेश्चन कर लेंगे, जितनी सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। पर जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसके लिए आपको जो बहुविकल्पीय सेक्शन में हमने करा रखे हैं, सारे करा रखे हैं, वो आप अवश्य पहले से देखे हो। बाकी अब तो परीक्षा ही कल है, आप ऑलरेडी पहले से देख चुके होंगे, तो उनको एक बार रिवाइज अवश्य जो है वो कर लीजिएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। और इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश बी ऑप्शन, उड़ीसा सी ऑप्शन, नई दिल्ली डी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपका 21 सितंबर 2021 को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है ये पूछा गया था। तो सभी लोग इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। पहले वैसे भी ये भी पेपर हम आपको करा चुके हैं जो 21 सितंबर वाला हुआ था, तो अगर आपने देखा होगा, याद किया होगा, तो अवश्य आपका आंसर जो है वो आएगा। फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी को पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। टिप्स एंड ट्रिक्स हम पहले ही बता चुके हैं कि पेपर से पहले आपको क्या क्या बातों का जो है वो ध्यान रखना है। नहीं देखा हो तो वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।